हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जब तक कोई जानबूझकर अयान को देखने की कोशिश नहीं कर रहा हो, तब तक उसे पहचानना बहुत मुश्किल होगा। वे दोनों नीचे गए और अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खोला। उन्हें पता चला कि यह एक गुप्त कमरा था। ये गुप्त कमरा कई बड़े बिस्तरों से भव्य रूप से सजाया गया था। वहाँ एक लकड़ी की शेल्फ है। अयान ने रितिका को सहारा दिया और जल्दी से उसके पास चला गया। पूर्वी दीवार लकड़ी की अलमारियों की एक पंक्ति के सहारे टिकी हुई थी। अलमारियों पर सभी प्रकार की औषधीय गोलियां रखी हुई थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश दूसरी या तीसरी श्रेणी की थीं। रितिका ने एक पल सोचा और धीरे से लकड़ी के रैक को धक्का दिया। लकड़ी का रैक सचमुच चरमराहट के साथ घूम गया। उसने उन दोनों को पीठ भेंट की। दूसरी ओर, वास्तव में पीछे की ओर एक छुपा हुआ लकड़ी का रैक था। ऊपर दी गई औषधीय गोलियां अद्भुत थीं। वे सभी चौथे चरण में थे और सबसे शक्तिशाली पांचवें चरण में थे। अयान बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी गोली का नाम खोजने लगा। टियर 5 जीवन सतत गोली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड थीफ डोन के पास इतनी महंगी गोली होगी। अयान बहुत खुश था। उन्होंने तुरंत बोतल से 3 जैड हरे रंग की गोलियां निकाली और रितिका को एक निगलने दिया। इसी समय अचानक बाहर गलियारे से कदमों की आवाज आई। अयान ने जल्दी से लकड़ी की रैक को पीछे धकेला, लेकिन चारों ओर देखने पर उसे पता चला कि यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। बिस्तर के नीचे, रितिका ने कहा। उन दोनों ने जल्दी से एक बड़े बिस्तर की जमीन में छेद कर दिया और संकरी दरारों से बाहर देखने लगे। बाहर से आवाज आई, पिताजी, क्या वह जियांग उपनाम वाला बच्चा सचमुच महाबोधि मंदिर के धर्मनिरपेक्ष कबीले का अनुयायी है? ये डोंग लिन की आवाज थी। हाँ, संभवतः ये सच है। मैंने उसे पहले भी क्लेश मुक्त उंगली का प्रयोग करते देखा है। ये बिमल की आवाज थी। जब ऐसी बात है तो फिर आप उसे वापस क्यों लाए? तुमने उसे एक हथेली से क्यों नहीं मार दिया? अगर महाबोधि मंदिर को इस बारे में पता चल गया तो आपके और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। फिलहाल, मुझे अभी भी जियांग की क्लेश मुक्त उंगली उधार लेने की जरूरत है। यह मामला खत्म हो जाने के बाद मैं क्लेश मुक्त उंगली का मंत्र बलपूर्वक निकालूंगा। वह बुरी तरह घायल महिला को लेकर भाग नहीं पाएगा। इस समय तक बिमल और उसका बेटा गुप्त कमरे में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन दोनों के पीछे रस्सियों से बंधी 7 नग्न महिलाएं थीं। सातों महिलाएं फूलों की तरह सुंदर थीं। वे सभी ओरिजिन रिटर्न के पहले और दूसरे स्तर पर थीं। अजीब बात यह थी कि उनकी आंखें धुंधली थीं और उनके मुंह के कोनों से चिपचिपी लार टपक रही थी। ठीक है, आज फिर पूर्णिमा की रात है। क्या तुमने सारा कुंग फू पिताजी के लिए सीखा है? बिमल ने अपने बेटे को स्नेह से देखा। डोंग लिन ने सिर हिलाया, पहले ही। ठीक है चेतन, तुम्हारे पिता का केवल एक ही बेटा है। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी दोनों मेरिडियन खोलने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, डोंग लिन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। 2 मध्याह्न रेखाएं खोलना। अयान और रितिका ने एक दूसरे को देखा। एक मार्शल कलाकार की जन्मजात प्रतिभा आमतौर पर 5 मेरिडियन में विभाजित होती है और वे प्रवेश के साथ पैदा होते हैं। यदि किसी की जन्मजात मेरिडियंस अवरुद्ध हो जाएं, तो यह निरपेक्ष मेरिडियंस होगी। सामान्यतः इस प्रकार के व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रहते तथा किशोरावस्था में ही मर जाते हैं। बिमल की बातें सुनकर डोंग लिन के पास वास्तव में 2 मेरिडियन थे और वे सभी अवरुद्ध थे। यह एक चमत्कार ही था कि वह अब तक जीवित रह सका। बिमल ने डोंग लिन के कंधे पर थपथपाया और खुद चला गया। जहां तक डोंग लिन का प्रश्न है, उसने एक भयावह हंसी निकाली और सातों नग्न महिलाओं को बड़े बिस्तर पर खींच लिया, जो ठीक उसी स्थान पर था जहां अयान और अन्य 2 छिपे हुए थे। थोड़ी देर बाद बड़ा बिस्तर हिलने लगा, साथ ही महिला भी करवटें बदलने लगी। आपको ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं है कि वे वहां क्या कर रहे हैं। अयान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, जबकि रितिका अपना सिर नीचे झुकाए रही, अयान की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दुर्भाग्य से, डोंग लिन का कुंग फू अद्भुत था। वह 2 घंटे से अधिक समय से बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और अभी तक नहीं रुका था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि एक अजीब सी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। अयान को लगा कि उसका पूरा शरीर बेहद गर्म और सूखा था, और उसने सुगंध का विरोध करने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि डोंग लिन को इसका पता चल जाएगा। जहां तक रितिका की बात है, तो उसकी आंखों में खुशी थी और उसने अयान की बांह को जोर से पकड़ लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जलवाष्प से धुंधली हो गई थीं, मानो वे अभी टपक पड़ेंगी। अच्छा भाई, रितिका अयान की ओर बढ़ी और अयान के कान में फुसफुसाई। हिलना मत। अयान ने रितिका का हाथ पकड़ लिया और अपने आवेग को रोकने की पूरी कोशिश की। एक और घंटा बीतने के बाद डोंग लिन ने राहत की लंबी सांस ली। वह नंगे पैर बिस्तर से बाहर आया और जाने से पहले एक कोट काट दिया। अयान ने राहत की लंबी सांस ली और रितिका को बाहर निकाला। उन दोनों ने बिस्तर की ओर देखा और उनके दिल तुरंत कांप उठे।
सातों महिलाएं पहले ही कोयले में बदल चुकी थीं और बिस्तर पर इस तरह से पड़ी थीं मानो उन्हें धधकती आग में जला दिया गया हो। रितिका ने धीरे से चादरें थपथपाईं और सातों लाशें तुरंत राख में बदल गईं। कितनी खतरनाक तकनीक है। अयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर उसे पता होता कि बिमल सातों महिलाओं को मारने की कोशिश कर रहा है तो वह बिस्तर के नीचे छुपकर पहले ही हमला कर देता। ये यिन को एकत्रित करने और यान को सुदृढ़ बनाने की तकनीक प्रतीत होती है। ये बहुत उत्तम है। रितिका ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह मूलतः स्वर्गीय शैतान धर्म की सदस्य थी। ऐसा नहीं था कि उसने इससे भी अधिक दुष्ट और क्रूर तरीका कभी नहीं देखा था। उन दोनों ने लकड़ी की शेल्फ को फिर से धकेला और ध्यान से उसकी तलाशी ली। दुर्भाग्यवश हालांकि ये गोलियां बहुत उच्च स्तर की थीं, लेकिन इनका उपयोग लोगों को स्वस्थ रखने तथा जीवन को बनाए रखने के लिए किया गया था। उनके पास ऐसी कोई गोली भी नहीं थी जिससे उनकी ताकत बढ़ सके। अयान ने ज्यादा दवा लेने की हिम्मत नहीं की और केवल टियर 5 गोलियों की 3 बोतलें ही रखीं। रितिका ने 2 छोटी बोतलें निकालीं और दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कुछ पुरानी जहर की गोलियां हैं। उन्हें उन 3 खाली बोतलों में डालो और डोंगलिन को उन्हें खाने दो। जीने से मरना बेहतर है। अयान लोगों को चोट पहुंचाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने डोंग कबीले के पिता और पुत्र की क्रूरता के बारे में सोचा तो उसने अपने दांत पीस लिए और सभी जहर की गोलियां बोतल में डाल दी। जल्दी करो और चले जाओ। ये स्थान आपके लिए लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। अयान ने रितिका को सहारा दिया और चुपचाप पीछे के बगीचे में लौट गया। जब रितिका पुनः औषधीय तालाब में डूब गई तो अयान ने 5वीं श्रेणी की जीवन सतत गोली निकाली और रितिका को निगलने के लिए खिला दी। इस समय सामने वाले आंगन के हॉल में अचानक एक जोरदार चीख की आवाज याद आई। बूढ़े चोर वू शांग, तुमने मेरी टियर 5 लाइफ कंटिन्यूइंग पिल चुरा ली है, यहां से चले जाओ। अयान और रितिका ने एक दूसरे को देखा और चौंक कर पूछा, बिमल का दुश्मन इतनी जल्दी यहां आ गया? अरे अच्छा भाई, उन्हें अपने आप लड़ने दो। हमारे हाथ में गोलियां हैं, जल्दी करो और चले जाओ। रितिका बुरी तरह हंस पड़ी। अयान ने एक क्षण सोचा और अपना हाथ हिलाया। उन्होंने तालाब के सभी औषधीय तरल को एक विशाल पानी की गेंद में इकट्ठा किया और फिर उसे अपने भंडारण रिंग में रख दिया। उसने रितिका को गले लगाया और काली बिजली की तरह उड़ गया। ये बिजली गिरने का स्थान 100 मील दूर था। जमीन पर उतरते ही अयान को चक्कर आने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अपने युआन क्यूई पंख फैलाए और रितिका के साथ बेतहाशा उड़ना जारी रखा। ये स्थान बिमल की हवेली के बहुत करीब था, इसलिए खतरा अभी भी बहुत था। इस प्रक्रिया के दौरान अयान ने रितिका को युआन क्यूई भेजना जारी रखा। 5वीं कक्षा की जीवन सतत गोली के प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक थे। रितिका ने उनमें से 2 को पहले और बाद में खाया। यद्यपि हरी आग का जहर अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, फिर भी उसकी आत्मा काफी बेहतर हो गई थी। तुम्हारा मालिक कहाँ है? मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। वह निश्चित रूप से आपकी जान बचाएगी, अयान ने कहा। रितिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे स्वामी ड्रैगन महाद्वीप में नहीं है। आप उसे नहीं ढूंढ सकते। आह, अयान ने आह भरी। यह अजीब बात थी कि रितिका की पहचान बहुत खास थी। वह उसे न तो सूर्य चंद्र संप्रदाय में वापस ला सकी, न ही उसे महाबोधि मंदिर में वापस ला सकी, क्योंकि वह उसकी बेटी के परिवार से थी। नहीं तो चलो शैतान सागर पर चलें। रितिका बोली, मैंने सुना है कि शैतान सागर में अनंत खजाने हैं। शायद कुछ स्वर्गीय खजाने हैं जो मेरी जान बचा सकते हैं। हाँ, यही एकमात्र रास्ता है। अयान ने सिर हिलाया और अपनी छाती से एक स्टोरेज रिंग पोंछी। उस दिन जब उसने अंशु की हत्या की थी तब यह भंडारण अंगूठी उड़ गई थी और उसने इसे सुविधाजनक रूप से लूट लिया था। भंडारण रिंग के भीतर कुछ महाबोधि मंदिर की साधना विधियां और एक शैतान सागर टोकन छिपा हुआ था और कुछ भी नहीं था। वे साधना तकनीकें थी डोलुओ गेजी, मोके पॉइंटेड तथा प्रजना पाम की हृदय तकनीक मंत्र। महाबोधि मंदिर से निकलने के बाद अंशु को उनकी नकल करनी चाहिए थी। हालांकि अयान को क्लेश मुक्त उंगली का मंत्र समझ में नहीं आया। वह नहीं जानता था कि अंशु ने कार्तिक को जो मंत्र बताया था वह नकली था और उसने उस मंत्र को सबूत के तौर पर लिखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस तरह से 2 शैतान सागर टोकन होंगे जो रितिका को दानव सागर में ला सकते हैं। उसने अंशु का डेविल सी टोकन निकाला और रितिका को सौंप दिया। रितिका ने टोकन को चारों दिशाओं में घुमाया। जब उसने पाया कि टोकन पश्चिम की ओर इशारा करता है तो टोकन पर प्रकाश सबसे अधिक तीव्र था। अच्छा भाई, चलो पश्चिम की ओर चलें। मैंने बिमल से सुना है कि शैतान सागर 7 दिन में खुल जाएगा। हाँ, अयान ने रितिका को पश्चिम की ओर खींचा। ब्लैक फॉरेस्ट विशाल और असीम था। ये लगातार 3000 ली तक उड़ा, लेकिन फिर भी यह सीमाओं को नहीं देख सका। राक्षसी जानवरों ने उनमें से काफी कुछ को देखा था। उन सभी को अयान ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। देर रात अयान ने रितिका को आखिरी समय में लाइफ एक्सटेंशन पिल खिला दी। अयान ऐसी कीमती गोलियों के मामले में कंजूस नहीं था। जब उन्होंने रितिका को खाने के लिए 3 गोलियां दी तो भी उनकी नाराजगी नहीं दिखी। इस दौरान रितिका को 5 बार खून की उल्टी हुई, लेकिन हरा अग्नि विष निकालना अभी भी मुश्किल था। यदि आपकी मध्याह्न रेखाएं थोड़ी बेहतर हों तो मुझे बताएं। मैं तुम्हें तीसरे स्तर पर 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला का सूत्र बताऊंगा। अयान ने अपने दांत पीस लिए और रितिका को बचाने का मन बना लिया, यहां तक कि वह 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल को निकालने के लिए तैयार था।
रितिका ने मधुर मुस्कान के साथ अयान को गले लगा लिया। वह बुदबुदाई, अगर रितिका किसी अच्छे भाई की गोद में मर भी जाए तो कोई अफसोस नहीं होगा। अयान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। आप जाहिर तौर पर मुझसे 4 साल बड़ी हैं। तुम हमेशा मुझे भाई कहते हो। तुम बहुत अजीब लग रहे हो। रितिका परी अजीब तरह से हंसी। इसके बजाय उसने जानबूझकर अयान के कान में फुसफुसाया, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। इस समय नीचे जंगल में अचानक एक तलवार की रोशनी आसमान में चमक उठी। अयान को केवल रितिका से बात करने की परवाह थी। उसने नीचे युआन क्यूई में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा, इसलिए वह जल्दी से वहां से निकल गया। तलवार की रोशनी बहुत तेज थी और गायब होने से पहले सीधे आकाश में चली गई। इसके तुरंत बाद युआन क्यू ने एक के बाद एक गोलियां चलाईं। वहां तलवार की रोशनी, कृपाण की रोशनी, भाले की रोशनी और विशाल युआन क्यूई हथेली के निशान थे। ये हमले इतने सघन थे मानो एक ही समय में दर्जनों लोगों को रिहा किया जा रहा हो। अयान अपने युआन क्यूई पंख के साथ आकाश में उड़ रहा था और वह रितिका को गले भी लगा रहा था, इसलिए उसकी हरकतें बहुत अनम्य थीं। अचानक तलवार की रोशनी की एक किरण ऊपर उठी और सीधे अयान के युआन क्यूई पंख को काट दिया। पकड़ना। अयान ने रितिका को गले लगाया और आसमान से नीचे उतर आया। पेंग। अयान ने रितिका को गले लगाया और धूल से बाहर निकलकर जमीन पर आ गिरा। वह लोगों के एक बड़े समूह द्वारा बनाए गए घेरे में उतरा। वे लोग तलवारों और हथियारों के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 लोग अचानक आसमान से गिरेंगे। एक क्षण के लिए सभी मार्शल कलाकारों की हरकतें रुक गईं। अयान भी हैरान था। उसे लगा कि कोई उस पर छिपकर हमला कर रहा है। लंबे समय के बाद यहां दर्जनों मार्शल कलाकार लड़ते नजर आए। वह दुर्घटनावश घायल हो गया था। ये है कि सीनियर सिस्टर रितिका। अचानक एक व्यक्ति भीड़ में से निकलकर आया और आश्चर्य से चिल्लाने लगा, अया, यह अच्छा नहीं है। जैसे ही रितिका ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, उसने जल्दी से अयान के कान में फुसफुसाया, यह मेरे पवित्र संप्रदाय से कोई है। अयान फुसफुसाया, क्या ये बेहतर नहीं है? मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता? तुम्हें नहीं पता, रितिका ने चिंतित होकर कहा। उस व्यक्ति का नाम राजेश है। मेरे गुरु और उनके गुरु पवित्र संप्रदाय में हमेशा एक दूसरे के साथ मतभेद रखते रहे हैं। इस बार उनसे मिलना बहुत परेशानी भरा होगा। राजेश ने अयान और अन्य 2 को उत्सुकता से देखा और अयान ने भी राजेश की ओर देखा। इसके अलावा उन्होंने पाया कि यहाँ 35 से अधिक मार्शल कलाकार थे और उनकी साधना का आधार आमतौर पर बहुत ऊंचा था। वे सभी मूल वापसी क्षेत्र के 5वें स्तर से ऊपर थे। सबसे कमजोर 10 लोग ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर थे, 10 लोग ओरिजिन रिटर्न के 6ठे स्तर पर थे और 15 लोग ओरिजिन रिटर्न के 7वें स्तर पर थे। राजेश मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक विशेषज्ञ था। इन लोगों की उत्पत्ति सरल नहीं है। रितिका ने अयान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, देखो, मेरे पवित्र संप्रदाय से 5 लोग हैं जिनका नेतृत्व राजेश कर रहा है। बाकी सभी लोग अंधकार में ताकतों से हैं। उनमें से कम 1/3 लोग हत्यारे संप्रदाय से हैं। यकीन से अयान को पता चला कि ये सभी लोग विशेषज्ञों के भी विशेषज्ञ थे। अंशु द्वारा धोखा दिए गए राक्षस जाति और मानव जाति के मार्शल कलाकारों और बिमल की हवेली में कैद किए गए मार्शल कलाकारों की तुलना में उनकी ताकत बिल्कुल भी समान स्तर की नहीं थी। बाईं ओर अयान के सबसे करीब खड़े 3 लोगों के चेहरे पर उदासी थी। उनके सिर झुके हुए थे और उनके शरीर से एक भयंकर और काली आभा निकल रही थी। दाईं ओर के 4 लोगों में छुपी हुई गति थी, जिससे लोग और भी अधिक भयभीत हो गए। तलवार की रोशनी से जिसने अयान के युआन क्यूई पंख को काट दिया था, यह कोई छोटी बात नहीं थी। वरिष्ठ बहन रितिका, आपको क्या हुआ है? जहर, गंभीर रूप से घायल। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ये दिन होगा। राजेश अचानक शरारत से हंस पड़ा। मेरा क्या? अब मुझे आंकने की बारी आपकी है। यह न तो बड़ा है और न ही छोटा, रितिका ने ठंडे स्वर में डांटा। राजेश ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और कहा, वैसे तो मैं तुमसे डरता हूं, लेकिन अब भी तुम मुझे डराना चाहती हो। हा। विपरीत दिशा से काले लबादे में ढका एक आदमी बाहर आया। यह आदमी अपनी पीठ पर एक अजीब काली तलवार लटकाए हुए था। तलवार वास्तव में 5 मीटर लंबी थी और तलवार की नोक आसमान में ऊंची उठी हुई थी। ऐसी तेज तलवार दुर्लभ कही जा सकती है। जैसे ही वह व्यक्ति अयान के पास पहुंचा, उसकी आभा से ही अयान के चेहरे पर तेज दर्द महसूस होने लगा। आप लोग, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम 30,000 वर्ष पुराने दानव मूल फल को भी छीनने के लिए यहाँ आए हो? 30,000 साल पुराना दानव मूल फल। अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत ही मन में बहुत खुश हो गया। दानव मूल फल एक अच्छी चीज है। मार्शल कलाकार की साधना पर इसका प्रभाव असाधारण रूप से अच्छा था। इसके अलावा यह मार्शल कलाकार की मार्शल दाव नींव को और अधिक ठोस बना सकता था, उनकी चोटों को काफी हद तक ठीक कर सकता था और जहर को फैला सकता था। उस समय अयान ने काले तीखे दानव वन में कुछ 1000 साल पुराने दानव मूल फल देखे थे। एक को निगलने के बाद वह तुरंत अगले क्षेत्र में पहुंच गया। अभी यहाँ 30,000 साल पुराने दानव मूल फल थे। तथापि इन लोगों से निपटना आसान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वहां 30,000 साल पुराने दानव मूल के फल थे, लेकिन दानव मूल का फल वृक्ष कहाँ था? अयान ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, लेकिन उसे दानव मूल फल के पेड़ का अस्तित्व दिखाई नहीं दिया। दानव मूल फल की तो बात ही छोड़िए, वह इसे खा सकेगा या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण था।
मुख्य बात यह थी कि रितिका की जान बचाने के लिए दानव मूल फल का उपयोग किया जाए और कम से कम उसके लिए एक फल छीना जाए। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आप बहरा हैं? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम यहाँ दानव मूल फल छीनने आए हो? यदि नहीं, तो चले जाओ। अयान ने काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम्हें बोलते समय सावधान रहना चाहिए। काले कपड़े पहने आदमी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, भाई राजेश, क्या तुमने सुना? तुम्हारा स्वर्गीय शैतान संप्रदाय बहुत अहंकारी है। तो फिर मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया। भाई शियाओ युआन, आपका काला भेड़िया छाया संप्रदाय हथियारों का एक प्रसिद्ध संप्रदाय है। मेरा पवित्र संप्रदाय स्वाभाविक रूप से आपकी काला भेड़िया छाया को बहुत महत्व देता है। राजेश मुस्कुराया। हालांकि यह महिला वास्तव में हमारे पवित्र संप्रदाय से है और यह बदमाश हमारे पवित्र संप्रदाय से नहीं है। चूंकि तुम अपने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से नहीं हो, तो मैं उसे मार डालूंगा। आपके पास कहने के लिए शायद और कुछ नहीं है। काले कपड़े पहने आदमी ने अचानक कदम बढ़ाया और एक झटके से वह अयान के सामने आ गया। इस व्यक्ति की आस्तीनें फूल गईं और उसने बहुत तेजी से हमला कर दिया। दाहिना हाथ काली छाया में बदल गया और अचानक अयान का गला पकड़ लिया। अयान का ड्रैगन ब्लड सेबर बहुत बड़ा और लंबा था। इसके अलावा वह रितिका को अपनी पीठ पर उठाए हुए था। बड़े पैमाने पर युद्धक गतिविधियां चलाना आसान नहीं था। रितिका को फेंकने के डर से उसने विशाल कृपाण का उपयोग करना छोड़ दिया और उसकी जगह एक सूचक तलवार दे दी। यह उंगली मौके का पहला रूप थी। तर्जनी उंगली युआन क्यूई को दर्शाती थी। अयान ने काले वस्त्र पहने आदमी की हथेली की ओर इशारा किया। दो मजबूत युआन क्यूई अचानक टकरा गए। अयान आधा कदम पीछे हट गया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की हथेली में आग की लपटें फूट पड़ीं और वह 3 मीटर पीछे तैर गया। मौके ने इशारा किया। काले लबादे वाले आदमी ने अपना हुड उठाया, जिससे उसका अत्यंत ठंडा चेहरा प्रकट हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी हथेली को देखा। उसकी हथेली पर जलने का निशान था। यदि उसने अभी अपने हाथ में युआन क्यूई को संघनित नहीं किया होता और अयान को एक ही झटके में मारना नहीं चाहता, तो उसकी हथेली अपंग हो गई होती। दिलचस्प। काले वस्त्र पहने हुए आदमी की आकृति टिमटिमाने लगी तथा गायब होने से पहले एक छद्म छवि में बदल गई। खाली जगह इतनी शांत थी कि वह काले कपड़े पहने आदमी की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन सका। अयान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और काले कपड़े पहने आदमी की हत्या की मंशा को भांप लिया। कसी पकड़। अयान ने रितिका को समझाया और बाईं ओर इशारा किया। आग की एक चिंगारी निकली, जिससे काले कपड़े पहने व्यक्ति को अपनी तेज गति से चलने से रोकना पड़ा। तभी अयान ने पुनः इशारा किया। उसकी उंगलियों की गति बहुत तेज थी। उंगलियों की शक्ति के निशान काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर सभी प्रकार के चालाक कोनों से फैल रहे थे। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की ताकत भी अत्यंत आश्चर्यजनक थी। उसका शरीर ज्यादा दूर नहीं उछला और दाएं बाएं चकमा देता रहा। उसके कदम बहुत अजीब थे और उसके पैर लगातार एक दूसरे में उलझे हुए थे, जिससे वह तुरंत घबरा जाता था और थोड़ी दूर तक हिलता रहता था। ये बच्चा ओरिजिन रिटर्न के केवल चौथे स्तर पर है, लेकिन उसकी ताकत इतनी अधिक है, क्या वह पियान फेंग से मुकाबला कर सकता है? दोनों को लड़ते देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दूसरी ओर एक विद्वान व्यक्ति ने अपना तय पंखा हिलाते हुए कहा, मौके पॉइंट को 3 शैलियों में विभाजित किया गया है। तर्जनी उंगली हल्की और तीखी होती है। इसे बहुत जल्दी जारी किया जा सकता है। ये कुछ समय तक लगातार उंगलियों को मुक्त रख सकता है। ये युद्ध में आध्यात्मिक अग्नि के साथ सहयोग कर सकता है। ये तेज गति वाले प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी है। मध्यमा उंगली बड़ी और सुंदर है। ये भारी और स्थिर है। इसकी छोड़ने की गति अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति तर्जनी से अधिक मजबूत है। इसमें थोड़ा बदलाव है। यह एक संतुलित मार्शल कलाकार के खिलाफ लड़ने के लिए अधिक उपयुक्त है। अंगूठा अत्यंत अत्याचारी और निरंतर है। इससे बचना आसान है। हालांकि इसकी मजबूत पैठ और दृढ़ता लड़ाकू शक्ति वाले मार्शल कलाकारों के लिए सबसे उपयुक्त है। ओह, अच्छा ऐसा है। भाई सौ अज्ञानी, आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। अन्य विशेषज्ञों ने सिर हिलाया। अयान ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर विद्वान की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति की मुंह के उंगली के बारे में समझ वास्तव में कितनी गहरी है। इसी समय काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मौका पाकर अयान पर हमला कर दिया। इस व्यक्ति की गति बहुत तेज थी। वह अचानक दौड़ के बीच में गायब हो गया और अयान के पीछे आ गया। उसकी उंगलियों के बीच एक बिना हैंडल वाला ब्लेड था। ब्लेड की लंबाई उसकी हथेली के बराबर थी। ये सिकाडा के पंख जितना पतला था और इसका पूरा शरीर हीरे के आकार का था। ब्लेड के दोनों ओर तीखे ब्लेड थे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने एक अजीब मार्शल कौशल का प्रयोग करते हुए अपनी युआन क्यूई से अपने हाथ के पीछे एक छोटे काले सांप को संघनित कर दिया। सांप ने एक संदेश थूका और फिर अपने हीरे के आकार के ब्लेड को लपेटकर अयान की गर्दन के पीछे वार किया। यद्यपि हीरे के आकार का ब्लेड बहुत छोटा और उत्तम था, लेकिन इस ब्लेड की ताकत अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी। अयान ने पहले ही अपना बायां हाथ रितिका की कमर पर लपेट लिया था और उसे एक तरफ धकेल दिया था। उसने अपना दाहिना हाथ अपने गाल में घुसा लिया और अपनी मध्यमा अंगुली से पीछे खड़े काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर इशारा किया। मध्यमा उंगली को अपनी ताकत दिखाने में काफी समय लगा, लेकिन इसकी शक्ति और भी अधिक निर्दयी थी। एक ज्वाला उंगली ने हीरे की ब्लेड पर जोर से प्रहार किया और यह वास्तव में हीरे की ब्लेड को छेद गई।
काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने गलती की और तुरंत पीछे हट गया। उसी समय अयान ने पलटकर हल्का सा झुका, जिससे उसकी तर्जनी उंगली पर नीचे से ऊपर तक आग का निशान बन गया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जल्दबाजी में अपना दाहिना पैर बहुत ऊपर उठाकर अपनी उंगली बचा ली। जहां तक अयान का प्रश्न है, उसने अपनी उंगली लौ के निशान की ओर उठाई, अपनी उंगली बगल की ओर उठाई और फिर हवा में उछल गया, जिससे ऊपर से नीचे तक लगातार 3 लौ के निशान दिखाई देने लगे। काले वस्त्र पहने आदमी तो और भी अधिक दुखी था। जब उनका गुप्त हमला विफल हो गया तो उनकी लय बाधित हो गई। इस समय अयान लगातार उसका पीछा कर रहा था और वह बार बार पीछे हट रहा था। जब अयान ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को अपनी तर्जनी अंगुली से पीछे हटने पर मजबूर किया तो उसने एक ही झटके में इशारा कर दिया। उंगली की शक्ति की एक भयंकर ज्वाला निकली और काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसे रोकने के लिए जल्दी से अपनी युआन की हुई ढाल को संघनित कर लिया। हालांकि इस ढाल को एक मजबूत उंगली की शक्ति द्वारा भेद दिया गया और शेष उंगली की शक्ति ने तुरंत काले वस्त्रधारी व्यक्ति के बाएं कंधे को भेद दिया। क्या आप ठीक हो? अयान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी पीठ पर बैठी रितिका से पूछा। रितिका ने कहा, ये ठीक है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करो। काले लबादे वाले आदमी ने अपने छेदे हुए कंधों को ढकते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया, आप वास्तव में कौन हैं? अयान ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं निम्न स्वर गहन संप्रदाय से हूं, अंशु। इन लोगों का सामना करते हुए अयान इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह अपनी पहचान उजागर कर दे। मूलतः पश्चिमी क्षेत्रों के मार्शल कलाकार सूर्य चंद्र संप्रदाय से बहुत घृणा करते थे। इसके अलावा अंशु ने अयान का रूप धारण कर पश्चिमी क्षेत्रों के मार्शल कलाकारों को धोखा दिया था। अब तो उसका उल्लेख करना और भी असंभव हो गया। जब अंशु मेरा अयान बनने का नाटक कर सकता है तो मैं उसका क्यों नहीं बन सकता? स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय। हर कोई हैरान था। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय धर्मी दाव के 8 महान संप्रदायों का नेता था। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का एक कमीना हमारे पश्चिमी क्षेत्रों पर हावी होने की हिम्मत करता है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हमारी अंधेरी शक्तियां हमेशा आपके धार्मिक संप्रदायों के साथ संघर्ष करती रहती हैं। वरिष्ठ बहन रितिका, आप स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के लोगों के साथ क्यों उलझी हुई हैं? राजेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह अच्छी बात है। मैं सोचता हूं कि स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का ये कनिष्ठ भाई असाधारण है। आप हमारे पवित्र संप्रदाय में शामिल क्यों नहीं हो जाते? मैं बाद में दानव मूल फल छीन लूंगा। चलो इसे बराबर बांट लें। इसके बारे में क्या ख्याल है? मूल रूप से हर कोई दानव मूल फल के लिए लड़ाई जारी रखने से पहले अयान से जल्दी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अयान इतना शक्तिशाली होगा। इस समय राजेश का इरादा उसे फंसाने का था। अपने पक्ष में एक और विशेषज्ञ के साथ उसके लिए दानव मूल फल जीतने की संभावना थोड़ी अधिक होगी। रितिका ने अयान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा बड़े भाई, उसकी बात मत सुनो। ये व्यक्ति चालाकियों से भरा हुआ है। वह एक खलनायक है जो अगर ऐसा कहेगा तो उसकी साख गिर जाएगी। सावधान रहो कि वह तुम्हारा इस्तेमाल न करे। कैसा है? राजेश मुस्कुराया और अयान के जवाब का इंतजार करने लगा। भाइयों, आपको इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। विद्वान दिखने वाले व्यक्ति ने अपना पंखा हिलाते हुए कहा, भाई राजेश, हम सब जानते हैं कि वह कैसा व्यक्ति है। जब वह पहली बार पश्चिमी क्षेत्रों में आया था तो उसने अंधेरे ताकतों से कई विशेषज्ञों की भर्ती की थी, लेकिन अब वे विशेषज्ञ गायब हो गए हैं। आपको मुझे कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। भाई राजेश हमेशा से नदियों को पार करने और पुलों को नष्ट करने में सबसे अच्छे रहे हैं। विद्वान ने सबके सामने राजेश की इतनी प्रशंसा की, लेकिन राजेश न केवल नाराज हुआ बल्कि उसने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, वह कहाँ है? भाई सौ मेरी चापलूसी कर रहे हैं। अयान को लगा कि विद्वान की युआन की अपेक्षाकृत सकारात्मक थी, संभवतः वह किसी सभ्य संप्रदाय से थी। उन्होंने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि महामहिम कौन है? विद्वान ने अपना पंखा पकड़ते हुए कहा, मैं निचले अंटार्कटिका महाद्वीप आदिम अराजकता संप्रदाय से हूं। मैं अपने आप को 100 अज्ञानी कहता हूं। आदिम अराजकता संप्रदाय। अयान का दिल धड़क उठा। प्रिमोडियल कैस संप्रदाय 8 महान संप्रदायों में से एक था और इसका संप्रदाय स्थल अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि इस आदिकालीन अराजकता संप्रदाय ने कभी कोई रुख नहीं अपनाया था। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो धार्मिक और दुष्ट दोनों था। यह कहना कठिन था कि उसके सामने खड़ा विद्वान उसका शत्रु था या मित्र। शब्द 100 अज्ञान स्पष्टतः विद्वान के लिए एक आत्महीन उपनाम था। दरअसल वह बाकी सभी से ज्यादा जानता था। कम से कम उन्हें बौद्ध कलाओं की गहरी समझ थी, क्योंकि वे अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत दूर थे। विद्वान ने अपना पंखा हिलाते हुए कहा, शुरू में हमारे गुट बराबरी से लड़े थे, लेकिन भाइयों ने आते ही गतिरोध तोड़ दिया। आप जिस भी पक्ष में शामिल होते हैं वह दोनों पक्षों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्वान ने मुस्कुराते हुए राजेश की ओर इशारा किया और कहा, यह पक्ष स्वर्गीय दानव संप्रदाय है। फिर उन्होंने काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अंधेरी शक्तियां, छाया हत्यारा समूह और काला भेड़िया छाया हैं। उन्होंने लोगों के अंतिम समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तरफ अंधेरी ताकतें, डाकू और कुकर लाल शेर हैं। अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। हुन्युवान संप्रदाय, स्वर्गीय दानव संप्रदाय, काला भेड़िया छाया और लाल कुत्ता सभी यहां एकत्र हुए थे।
यदि वे 30,000 साल पुराने दानव मूल फल के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। काला भेड़िया छाया सबसे प्रसिद्ध छाया हत्यारा समूहों में से एक था। संपूर्ण हत्यारे पेशे में काला भेड़िया छाया को मध्य और उच्च श्रेणी में स्थान दिया जा सकता है। धीरज साम्राज्य के कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ काल भेड़िया छाया हत्यारे के हाथों मारे गए थे। दूसरी ओर कुंकरलाल शेर मुख्य रूप से खुली डकैती पर निर्भर थे, क्योंकि वे सभी पागल थे और मौत से निडर थे। उन्हें रेड डॉग उपनाम दिया गया था और वे डाकू उद्योग के ऊपरी और मध्यम स्तर से संबंधित थे, जो काला भेड़िया छाया से थोड़ा आगे थे। हालांकि इस समय काला भेड़िया छाया में लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे अन्य 3 के बराबर थे। इनमें से कोई भी व्यक्ति गंभीर नहीं था और अयान में से कोई भी इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। क्या आपने तय कर लिया है कि आप किस पक्ष में शामिल होना चाहते हैं? राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा भाई, आदिम अराजकता संप्रदाय में शामिल हो जाओ। रितिका ने अयान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, कम से कम तुम 8 महान संप्रदायों में से एक हो। भले ही वह 100 अज्ञानी बुरे इरादे रखता हो, फिर भी वह कुछ समय के लिए आपसे सहमत होगा। ठीक है, अयान ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं भाई 100 की टीम में शामिल हो जाऊंगा। अज्ञेयंत ने अपनी मुट्ठियां बंद करके कहा, आपका स्वागत है भाइयों के हमारे साथ जुड़ने से हमें बहुत मदद मिली है। अन्य तीनों सेनाओं ने यह महसूस करते हुए कि स्थिति ठीक नहीं है, कुछ कदम पीछे हट लिए। अयान रितिका को बैजी की ओर ले गया। बैजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर भाई यूं मदद करने की पूरी कोशिश करता है तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे अपनी आंखों में देखूंगा। जब हम दानव मूल फल छीन लेंगे तो मैं तुम्हें एक अवश्य दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, अज्ञेयंत ने अचानक रितिका को कंधे पर धक्का देकर दूर धकेल दिया। हा 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 हा, धन्यवाद भाई बाई। उसके पीछे राजेश ने अपना हाथ हिलाया और युआन क्यूई का एक कतरा रितिका को अपनी ओर खींच लाया। आप क्या कर रहे हो? अयान क्रोधित था। उसने यह आशा नहीं की थी कि 100 अज्ञानी अचानक हमला कर देंगे। उसने तुरंत 100 अज्ञानियों की ओर इशारा किया। अज्ञेयंत ने हमले को रोकने के लिए जल्दी से एक फोल्डिंग फैन का इस्तेमाल किया। प्रत्येक पंखेनुमा हड्डी के शीर्ष पर एक तेज ब्लेड दिखाई दिया। उसने पंखे को नीचे की ओर हिलाया, जिससे एक ही समय में 10 पंखुड़ियां कट गईं, जिससे अयान की उंगली का बल उड़ गया। अज्ञेयंत मुस्कुराया और बोला, भाई यूब, तुम नाराज क्यों हो? मैं आपकी मदद कर रहा हूं। क्या आप ऐसी औरत को बोझ बनाकर अपनी लड़ाकू शक्ति को कम नहीं कर रहे हैं? बच्चे की भावना का क्या मतलब है? ये दानव मूल फल से अधिक कीमती कैसे हो सकता है? औरत, दुनिया में बहुत सी महिलाएं हैं। भाइयों की ताकत से जितने चाहो उतने हैं। मेरा इंतजार करना। अयान ने अज्ञेयंता को घूर कर देखा। उसका दाहिना पैर जमीन पर लगा और उसका शरीर अचानक पीछे की ओर मुड़ गया। वह रितिका को वापस छीनने के लिए राजेश की ओर दौड़ा। राजेश का दाहिना हाथ कांप उठा और एक बर्फीली तलवार उसके हाथ में आ गिरी। ये व्यक्ति मूल वापसी क्षेत्र के 7वें स्तर पर था और उसकी ताकत काफी आश्चर्यजनक थी। लंबी तलवार कांपने लगी। ये वास्तव में छोटे काले गैस सांपों से ढका हुआ था। जैसे ही राजेश ने अयान की ओर लंबी तलवार फेंकी, 1 दर्जन छोटे काले गैस सांप तुरंत अयान की ओर उड़ चले। अयान ने अपनी उंगलियां भींच लीं और उन्हें बार बार दूर फेंका, जिससे 1 दर्जन से अधिक छोटे काले गैस सांप उड़ गए। वे छोटे छोटे सांप बेतरतीब ढंग से हर जगह उछल रहे थे। एक बार जब वे पेड़ों में छेद कर देते तो वे पेड़ तुरंत जंग खाकर सूख जाते और पिघलकर जमीन पर काले पानी में बदल जाते। क्या फूल वाली उंगली है? अज्ञेयंत ने पंखे से ताली बजाई और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। अयान ने रितिका को पकड़ने के लिए अपनी फूल उंगली की अदृश्य शक्ति का उपयोग किया। वह उसे वापस लेना चाहता था। हालांकि राजेश ने रितिका की बांह पकड़ ली, जिससे अयान को अपनी फूल वाली उंगली छोड़नी पड़ी। वर्तमान रितिका पुनर्तः शक्तिहीन थी। यदि वह इसके लिए बलपूर्वक लड़ती तो संभवतः उसे उसी समय 2 टुकड़ों में फाड़ दिया जाता। तुम्हें मेरी बड़ी बहन की इतनी परवाह है? हा हा हा, तुम बहुत भावुक बीज हो। राजेश खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने रितिका की बगल के नीचे से एक तलवार निकाली और 1 दर्जन छोटे काले गैस सांप तुरंत अयान की ओर उड़ चले। अयान ने अपनी फूल उंगलियों से सभी छोटे सांपों को उठाया और फिर मौके की ओर उंगली से इशारा किया और एक उंगली बलाग का निशान फटने वाला था। हालांकि राजेश ने रितिका को खींच लिया और उसका रास्ता रोक दिया। अगर अयान ने बताया तो मरने वाली पहली व्यक्ति रितिका होगी। अच्छा नहीं है। अयान ने जल्दी से मौके की उंगली को संकुचित किया और उसे पीछे धकेल दिया। ये शक्ति प्रतिध्वनित हुई, जिससे अयान जेन की छाती में घुटन महसूस हुई और उसने मुंह में मीठा खून थूक दिया। राजेश, तुम बहुत बेशर्म हो। रितिका ने गुस्से से दांत पीस लिए। वरिष्ठ बहन, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। राजेश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने रितिका को अपने शरीर के सामने रखा और हाथ में ली हुई तलवार से अयान पर वार किया। असंख्य छोटे छोटे काले गैस सांप हर जगह फैल गए और अयान को घेर लिया। इस बीच अयान के पास खड़ी भीड़ एक एक करके भागने लगी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे आग न भड़का दें। अयान ने तेजी से कदम बढ़ाया और अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए राजेश के पास पहुंचा। उसने राजेश की ओर इशारा किया और रितिका की बांह पकड़ ली। इतनी तेजी! राजेश थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसके दाहिने हाथ ने जल्दी से रितिका को छोड़ दिया, लेकिन अपने बाएं हाथ से उसने रितिका की पीठ को धक्का दिया। काला भेड़िया छाया के भाइयों, इसे ले लो। रितिका को काला भेड़िया छाया की तरफ धकेल दिया गया।
अयान तुरंत पलटा और अपनी फूल उंगलियों से रितिका को खींच लिया। इसी समय राजेश को एक अवसर मिल गया। उसके हाथ में काली गैस भर गई और उसने अपनी हथेली से अयान की पीठ पर वार किया। अयान ने खांसते हुए मुंह में काला खून बाहर निकाला। उसे लगा जैसे उसके शरीर में अनगिनत छोटे छोटे सांप दौड़ रहे हैं, पागलों की तरह कुतर रहे हैं, उसके आंतरिक अंगों को नष्ट कर रहे हैं। हा, तुम मेरे 5 विष वाले ब्लैक स्नैक पाम की चपेट में आ गए हो। 1 कप चाय से आपका पूरा शरीर खून में बदल जाएगा। राजेश खुशी से हंस पड़ा। भाइयों, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही चेतावनी दी थी। क्या ऐसा बोझ लाना मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? अगयंता ने अपना सिर हिलाया और अयान के लिए खेद महसूस करते हुए आह भरी। अयान को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी तबीयत कितनी खराब है। वह अभी भी रितिका को वापस छीनना चाहता था। काला भेड़िया छाया की दिशा में काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने चमककर रितिका को वहीं पकड़ लिया। अंततः उसने अपने पीछे से विशालकाय काली तलवार निकाली और उसे रितिका की गर्दन पर रख दिया। अयान ने काली तलवार को उठाने के लिए अपनी फूल चुनने वाली उंगली का इस्तेमाल किया और अपनी उंगली की शक्ति का उपयोग करके रितिका को अपनी ओर खींच लिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने तलवार से वार किया, लेकिन उसका लक्ष्य रितिका थी। इसकी तलवार की रोशनी धूसर कागज जितनी पतली थी और इसकी गति भयावह थी। ये केवल एक चमक थी, इतनी तेज कि लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। अयान की रितिका को सीधी रेखा में वापस खींचने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह केवल उसकी उंगलियों को चुटकी में लेकर उसे दाईं ओर ले जा सका। पतली काली तलवार की रोशनी तुरंत रितिका के शरीर से टकराए और अत्यधिक खतरे में उड़ गई। मुझे अपनी ओर से तुम्हें अनुशासित करने दो। एक हट्टा कट्टा आदमी कुकर लाल शेर की दिशा से कूदा और उस हटे कट्टे आदमी ने रितिका को पीछे खींच लिया। इस समय अयान को केवल अपने शरीर के चारों ओर जहरीली गैस का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों के कोने से काला खून बह चुका था। वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और 9 पवित्रता ब्रह्मांड तकनीक का प्रसार किया। सबने अयान को अजीब नजरों से देखा और कहा, क्या ये बदमाश अपने युआन क्यूई का उपयोग करके भाई राजेश की जहरीली गैस को बाहर निकालने की योजना बना रहा है? हा, भाई राजेश का 5 विषैला काला नागताड़ अतुलनीय रूप से भयावह है। वह काली जहरीली गैस टर्सल हड्डी से निकले कीड़े के समान है। वह मोटा आदमी हंसा, भले ही यह हड्डी को खरोंच दे, इसे खुरच कर नहीं हटाया जा सकता। बैजी ने अयान को सोच विचार कर देखा। हा, तुम आकाश और पृथ्वी को नहीं जानते। राजेश ने अपना सिर हिलाया और अयान की ओर उपहासपूर्ण भाव से देखा, मानो वह देखना चाहती थी कि अयान उसे सार्वजनिक रूप से कैसे मूर्ख बनाता है। हालांकि अंत में सबकी नजरों के सामने अयान के सिर से अचानक काली गैस निकलने लगी। तभी अयान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया। उसके शरीर से काली गैस तलवारों की तरह आकाश में उछली। राजेश अचंभित रह गया। यहां तक कि दूसरे गुट के लोग भी अचंभित रह गए। जैसे ही अयान ने काली गैस बाहर निकाली, वह बिना कुछ कहे कुकरलाल शेर की ओर दौड़ पड़ा। राजू, सावधान, ये लड़का बहुत दुष्ट है। अपने चौथे स्तर के ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के साथ वह वास्तव में हमारे बीच भेद किए बिना 7वें स्तर के ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के राजेश के खिलाफ लड़ सकता है। उसके साथ सीधे टकराव मत करो। कुकरलाल शेर के पीछे एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया। वह तगड़ा आदमी अयान से सीधे लड़ने वाला नहीं था, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी तरफ से किसी ने उसे सावधान रहने को कहा है, तो वह क्रोधित हो गया। मैं किससे कभी डरता रहा हूं? उस तगड़े आदमी ने रितिका को छोड़ दिया और एक के बाद एक बाहर की ओर भागा। उसकी बड़ी मुट्ठी अयान की ओर भयंकर रूप से टूट पड़ी। मुट्ठी पर स्थित युआन क्यू प्रकाश की एक गेंद में संघनित हो गया। प्रकाश का ये गोला भी एक भयानक आकर्षण लिए हुए था, जो जमीन पर पड़ी मिट्टी और गिरे हुए पत्तों को अपनी ओर तेजी से बहा ले जा रहा था। जैसे ही अयान दौड़ा, उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके प्रकाश की गेंद को नियंत्रित किया और उसे तेजी से दोनों तरफ खींच लिया। प्रकाश की गेंद शक्तिशाली उंगली बल द्वारा युआन क्यूई के कई किस्में में तुरंत विघटित हो गई और पूरी तरह से बिखर गई। इसके तुरंत बाद अयान ने उस बड़े आदमी की मुट्ठी पर वार किया और एक भयानक हथेली के बल ने बड़े आदमी की पूरी दाहिनी भुजा को छेद दिया, जिससे वह उड़ गया। वह मोटा आदमी अभी भी पीछे हट रहा था, लेकिन उसने पहले ही मुंह से खून थूक दिया था, जिससे उसके दाहिने हाथ की हड्डियां इंच इंच करके टूटने लगी थीं। वेटो पाम, अगयंत ने ताली बजाते हुए प्रशंसा की। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के एक शिष्य ने वास्तव में बौद्ध संप्रदाय की गहन कलाओं में निपुणता प्राप्त की है। उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की। हालांकि मुझे इस छोटी लड़की की देखभाल करने दो। उस 100 अज्ञानी ने रितिका को पकड़ लिया और चिल्लाया, ड्रैगन पकड़ने वाला हाथ। अचानक युआन क्यूई का एक धागा उसकी बांह से बाहर निकला। वह युआन क्यू एक छोटे ड्रैगन के आकार में परिवर्तित हो गया और उसकी गति बहुत तेज थी। जिस क्षण उसकी युआन क्यूई ने आकार लिया, उसने पहले ही रितिका को पकड़ लिया था। अपने दाहिने हाथ के झटके से रितिका को अपने पास खींच लिया। अयान जल्दी से रितिका के लिए लड़ने के लिए मुड़ा। अगयंत ने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से रितिका का गला पकड़ लिया और कहा, तुमने एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत की। अयान रितिका की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह केवल अगयंत को ठंडे नजरों से देख सकता था। उन 100 अज्ञानियों ने उपहास करते हुए कहा, मूल रूप से ये बहुत अच्छा होता यदि आप मेरी टीम में शामिल हो जाते। यदि ऐसा होता तो हम साथ मिलकर काम करते तो हमें पहले ही लाभ मिल चुका होता। तुम एक औरत के लिए हम सब के खिलाफ जाना चाहते हो।
अयान का चेहरा ठंडा था जब उसने अपना दाहिना पैर उठाया और एक कदम आगे बढ़ाने वाला था। बंद करना। 100 अज्ञानियों का वह हाथ जो रितिका का गला दबा रहा था, उसकी ताकत बढ़ गई, जिससे रितिका का चेहरा लाल हो गया। अब जाओ और मेरे लिए राजेश को मार डालो, अज्ञानता ने व्यंग्य करते हुए कहा, नहीं तो तुम्हारी छोटी प्रेमिका अपनी जान गंवा देगी। हालांकि जब अज्ञात ने देखा कि अयान नहीं हिला, तो उसने रितिका के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार थप्पड़ के साथ, थप्पड़ अतुलनीय रूप से जोरदार था। रितिका ने अपना सिर झुकाया और मुंह में लाल खून छिड़का। इस थप्पड़ ने एक बार फिर रितिका के शरीर में हरे ज्वाला विष का असर किया। रितिका ने अपना मुंह खोला और बहुत सारा खून थूक दिया। इस दृश्य को देखकर अयान की पलकें फड़कने लगीं और उसके माथे की नसें जोर से उछलने लगीं। जल्दी करो और जाओ, बाई बुशिंग ने ठंडे स्वर में डांटा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं उसे मार डालूंगी। इस समय अयान आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वहां इतनी शांति थी कि लोगों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही थी। अयान ने चुपचाप 100 अज्ञानियों की आंखों में देखा और कहा, मैं इस थप्पड़ को याद रखूंगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अयान की आंखों में उदासीनता भरी हुई थी, मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। इस दृष्टि से अज्ञात कांप उठा। वह हंसने लगे, मैंने बहुत सारी धमकियां सुनी हैं। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम अभी भी थोड़े छोटे हो। जाओ और मेरे लिए राजेश को मार डालो, अब तुरंत। इसी समय रितिका को विषैला हमला हुआ। हरे रंग के पैटर्न ने एक बार फिर उसके पूरे चेहरे को ढक लिया। वह बुरी तरह कांप रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह मरने वाली थी। अयान ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे रितिका वापस दे दो। मैं अब उसकी चोटों का इलाज करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं राजेश को मार डालूंगा। हा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? उस 100 अज्ञानी ने रितिका का गला और भी जोर से पकड़ लिया। इस चुटकी से उसने रितिका को खून की उल्टी करने से रोक दिया। मीठा हरा जहरीला खून थूका नहीं जा सका, बल्कि उसके पेट में वापस चला गया। इस समय रितिका का पूरा शरीर अचानक हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ गईं और उसकी सफेद आंखें भी हरे रक्त से भर गईं। मैं तुम्हें मार दूंगा। अयान क्रोधित था। उसने अपना ड्रैगन ब्लड सेबर निकाला और फिर उसका शरीर अचानक काली बिजली की एक लकीर में बदल गया। एक ही क्षण में अयान और 100 अज्ञान एक साथ गायब हो गए। सभी लोग जल्दी से युआन क्यूई के उतार चढ़ाव का अनुसरण करने लगे और आकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि अयान अपने बाएं हाथ से 100 अज्ञानियों का गला पकड़ रहा था और दाहिने हाथ से उसकी तलवार उठा रहा था। तुम 100 अज्ञानी सदमे में पीले पड़ गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में है। अयान ने भागने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया और सीधे बैजी को उड़ा दिया। उसने अपनी विशाल कृपाण उठाए और गरज कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हमला करने की? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं गलत था। 100 अज्ञानी ने जल्दी से अपने युआन क्यूई को संघनित किया। जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन साथ ही उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। हालांकि उसने केवल 2 शब्द कहे और काली कृपाण की छाया को अपने सामने चमकते देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि दुनिया तेजी से घूमने लगी। 100 अज्ञानी लोगों के सिर खून से लथपथ होकर उड़ गए। ये कैसी गति है? मैं तो उसकी अंतिम छवि भी नहीं देख सकता, राजेश ने आश्चर्य से कहा। हालांकि दूसरी तरफ आदिम अराजकता संप्रदाय के मार्शल चिकित्सकों ने गर्जना की, आहा, उसने वरिष्ठ भाई बाई को मार डाला। हम बड़े भाई बाई का बदला लेना चाहते हैं। एक अन्य आदिम अराजकता संप्रदाय के मार्शल कलाकार ने चिल्लाकर कहा, पहले इस महिला को मार डालो। आकाश में अयान ने क्रोध से दहाड़ लगाई। उसके पूरे शरीर से बिजली फूट पड़ी और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरी। मूल रूप से वह रितिका के बगल में उतरना चाहता था, लेकिन शून्य पत्थर के उपयोग के कारण उसकी चेतना एक छोटी धुंधली अवस्था में आ गई। ये वंश वास्तव में एक तरफ गिर गया था और सीधे कुकर लाल शेर के मजबूत आदमी पर उतरा था। सभी ने देखा कि आसमान से एक भयंकर बिजली गिरी, जिसने उस विशालकाय आदमी को तुरंत ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। अयान ने रितिका को खींचने के लिए अपनी फूल वाली उंगली का इस्तेमाल किया। परिणामस्वरूप उसके सिर में दर्द होने लगा और चक्कर आने लगा। यह उंगली वास्तव में लक्ष्य से चूक गई और इसके बजाय आदि अराजकता संप्रदाय के एक साधक को पकड़ लिया। मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी ताकत उधार ली और अयान के सिर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया। अयान ने विशाल कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया और जोरदार दहाड़ लगाई। ड्रैगन रक्त कृपाण उठाया गया था। इस कृपाण पर बिजली चमकी और इसने न केवल आदि अराजकता संप्रदाय के शिष्य की तलवार को तोड़ दिया, बल्कि उसे आधे टुकड़ों में भी काट दिया। बिजली मध्याह्न प्रतिभा, राजेश चिल्लाया, ये लड़का स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय से बिल्कुल नहीं है। वह अयान है। वह सूर्य चंद्र संप्रदाय का अयान है। वे अंततः अयान की असली ताकत को बाहर लाने में सफल रहे। जब उन्होंने सूर्य चंद्र संप्रदाय और अयान शब्द सुने तो सभी के शरीर कांप उठे और उनकी आंखों में हत्या की मंशा उभर आई। अयान ने रितिका को फिर से पकड़ लिया और अपना बायां हाथ उसकी पीठ पर रख दिया, जिससे युआन क्यूई रितिका के शरीर में पहुंच गई। राजेश ने डांटा, अपनी ताकत मत छिपाओ। आओ पहले हम सब मिलकर उसे मार डालें। चारों सेनाएं एक दूसरे से डरती थीं।
दानव मूल फल के प्रकट होने से पहले कोई भी अपना सारा युआन क्यूई उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कोई भी हिचकिचाहट नहीं करता था। कई विशेषज्ञों ने एक ही समय में अपनी युआन क्यूई जारी की और युआन क्यूई आसमान में उड़ गई। 1 मील के दायरे में सभी पौधे और वनस्पतियां नष्ट हो गईं। एक बार जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो उनकी आभा वास्तव में कई स्तरों तक बढ़ गई। राजेश सबसे पहले अयान की ओर बढ़ा। उसके हाथ में तलवार भयंकर रूप से वार कर रही थी। युआन क्यूई की एक विशाल मात्रा 10 मीटर लंबे काले अजगर में संघनित हो गई। अजगर के मुंह में मौजूद काली जहरीली गैस फैल गई और उसने अयान को डस लिया। दूसरी तरफ के लोग जो अयान को घेरना चाहते थे, उनके पास काले अजगर के कारण बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अयान ने अपना बायां हाथ रितिका की पीठ पर रखा और उसे अपनी बाईं ओर ले आया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़ी और यांग फ्लेम कृपाण तकनीक का पहला प्रयोग किया। यांग फ्लेम सेबर तकनीक का पहला रुख मौके की पहली उंगली से विकसित हुआ। यह बहुत तेज भी था। उसने देखा कि एक हल्की नीली ज्वाला जैसी रोशनी तुरंत निकली और काले अजगर के सिर पर गिर पड़ी। हालांकि प्रकाश सियान लौमाक कृपाण प्रकाश तेज था, इसकी शक्ति सबसे मजबूत नहीं थी। ये राजेश से मिलने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था, जो मूल प्रत्यावर्तन चरण के 7वें स्तर पर था। अयान ने अपनी कृपाण फिर से भरी और दूसरे ही मोड़ में एक गहरे हरे रंग की ज्वलंत कृपाण की रोशनी आसमान में उठी। हालांकि अयान को चक्कर आ रहा था। उसने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा और पाया कि वे सभी धुंधली परछाइयां थीं। हालांकि इस कृपाण ने एक स्वर्गीय शैतान पंथ के अनुयायी को मौके पर ही 2 हिस्सों में काट दिया। इस समय काला अजगर पहले ही नीचे की ओर दौड़ पड़ा था और उसके तीखे दांत अयान की छाती पर गड़ा दिए थे। अयान अभी भी काले धब्बे वाला कवच पहने हुए था। कवच अब इतनी ऊंचाई तक टिक नहीं सकता था, लेकिन काले अजगर ने उसे फाड़कर काट डाला। सौभाग्य से यद्यपि कवच टूट गया था, फिर भी उसने अयान का रास्ता रोक दिया, जिससे अयान की छाती पर केवल 4 खूनी निशान रह गए। दूसरी ओर मौका तलाश रहे काला भेड़िया छाया किलर्स ने मौके का फायदा उठाकर हमला बोल दिया। काले कपड़े पहने आदमी और अन्य 2 हत्यारे अचानक अयान के पीछे आ गए। उन दोनों ने अयान की गर्दन काटने के लिए अपने हाथों में हीरे के आकार के ब्लेड पकड़ रखे थे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपनी काली तलवार उठाई और रितिका की ओर वार किया। अयान ने पलटकर रितिका को अपनी बाहों में भर लिया। उसने काले वस्त्र पहने आदमी की तलवार अपनी पीठ पर उठा रखी थी। अयान की पीठ पर बिजली चमकी और काली तलवार से उस पर वार किया गया। बिजली तुरंत ही सब जगह चमकने लगी। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को बिजली के कारण अपना शरीर अकड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने अनियंत्रित होकर अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया और तलवार आकाश में उड़ गई। इस तलवार के वार की ताकत अयान की पीठ तक भी पहुंची। उसकी पीठ पर तलवार से हड्डी जितना गहरा घाव हो गया था और लाल रक्त बह निकला था। अयान अतुलनीय रूप से बहादुर था। उसने तलवार के इस वार से हुई चोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह पलटा और काले वस्त्र पहने आदमी के माथे की ओर इशारा किया, क्योंकि वह उसके बहुत करीब था और विशाल कृपाण का लचीले ढंग से उपयोग करना उसके लिए संभव नहीं था। मौके ने दूसरे रुख की ओर इशारा किया। एक ज्वलंत उंगली का बल तुरंत काले वस्त्र पहने हुए आदमी के माथे में घुस गया। उस आदमी ने तो सांस भी नहीं ली। उसका पूरा सिर फटकर हड्डियों में तब्दील हो गया, जो पूरे आसमान में बिखर गईं, और उसका दिमाग पूरी जमीन पर बिखर गया। तीनों विशेषज्ञों ने मौका पाकर उसे घेर लिया। अयान का दाहिना अंगूठा ऊपर की ओर, मौके उंगली, तीसरा रुख। ज्वाला की एक किरण हिंसक रूप से निकली और अयान के दाहिने हाथ से कट गई। ज्वाला की किरण तुरंत 360 डिग्री तक फैल गई। सभी मार्शल कलाकार जल्दी से बचने लगे। कुछ हवा में उछल गए, कुछ तुरंत जमीन पर लेट गए। 2 5वें स्तर के गुयुआन काला भेड़िया छाया हत्यारे समय पर नहीं बच पाए और ज्वलंत प्रकाश किरण द्वारा सीधे उनके चेहरे को चीर दिया गया। दोनों व्यक्तियों के सिर के गालों पर एक जलता हुआ धागा दिखाई दिया, जिसके बाद उनके सिर का ऊपरी आधा हिस्सा चुपचाप गिर गया। राजेश हवा में उछली और अपनी एस आकार की लंबी तलवार उठाई। उसने देखा कि युआन क्यू ब्लैक पाइथन ने हवा में 2 चाप बनाए और उसका सांप जैसा मुंह अयान के चेहरे के बाईं ओर काट रहा था। अयान ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और ज्वाला की तीव्र किरण सीधे काले अजगर के सिर पर लगी। ये काले अजगर के चेहरे पर लगातार फट रहा था, जिससे आग की लपटें निकल रही थीं। हालांकि काले अजगर को एक पल में नहीं काटा जा सका। बात बस इतनी थी कि आग की लपटें लगातार काले अजगर के सिर में घुस रही थीं। सब लोग डरो मत। हालांकि इस लड़के की मौके उंगली शक्तिशाली है, लेकिन उसका दायरा बहुत कम है। हम इसे संभाल सकते हैं। जब मिंग यू युआन ने यह दृश्य देखा तो उसका आत्मविश्वास तुरंत दोगुना हो गया। तीसरी उंगली द्वारा युआन क्यूई का लगातार उपभोग अत्यंत भयानक था। विशेषकर जब वह तीसरी उंगली का इस्तेमाल करता तो युआन क्यूई जिसे अयान ने रितिका के शरीर में भेजा था, कट जाती। अयान ने निर्णायक रूप से अपनी उंगली की शक्ति वापस ले ली। इस समय उनका लड़ाकू उत्साह बहुत अधिक था। उसने अपने बाएं हाथ से रितिका की कमर पकड़ ली और अपनी हथेली से रितिका के पेट को दबाया, जिससे युआन क्यू अंदर चला गया। उसके दाहिने हाथ ने विशाल कृपाण को अपने आलिंगन में ले लिया, जिससे उसका फटा हुआ वस्त्र टूट गया और उसका मांसल ऊपरी शरीर प्रकट हो गया। आना, अयान चिल्लाया, चलो साथ चलते हैं। अयान के क्रूर प्रदर्शन ने मार्शल कलाकारों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये बच्चा सचमुच मौत से नहीं डरता? अयान की चेतना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई थी।
चाहे कुछ भी हो, उसे आज एक दानव मूल फल छीनना ही था। राजेश ने बार बार उपहास किया और कहा, मूल क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के सभी लोग पीछे हट जाओ। तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। यदि तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु व्यर्थ ही होगी। जैसे ही वे बोले, निचले क्षेत्रों के सभी मार्शल कलाकार 100 मीटर दूर चले गए और मूल रिटर्न के 7वें स्तर पर केवल 10 विशेषज्ञ ही पीछे रह गए। राजेश ने दूर से अयान को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अयान, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। यदि तुम अब मेरे साथ खड़े होने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मृत्यु से बचाऊंगा। अयान ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, जिस क्षण तुमने रितिका को छेड़ा था, मेरी नजरों में तुम मर चुकी थी। भले ही तुम आज घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेशर्म, राजेश क्रोधित हो गया और चिल्लाया, चलो हम सब मिलकर उसे मार डालें। हाँ, तुमने मेरे 100 जूनियर भाइयों को मार डाला। आज तुम्हें अपना सिर पीछे छोड़ना होगा। आदिकालीन अराजकता संप्रदाय में एक 7वें स्तर का मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ सामने आया। इस व्यक्ति ने असाधारण रूप से अतिरंजित ढीला लबादा पहना था, 2 चौड़ी आस्तीन हवा में लहरा रही थी और उसके हाथ 10 उंगलियों के साथ पतले थे, जिसमें बर्फ की तरह ठंडी युआन की हुई थी। मैं भी अपने छोटे भाई राजू का बदला लेना चाहता हूँ। एक व्यक्ति कुकरलाल शेर की दिशा से निकला। इस व्यक्ति का आकार असाधारण रूप से राजसी था। वह पहले ही 2.5 मीटर दूर पहुंच चुका था। उसकी सारी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसका शरीर धातु की चमक की परत से भरा हुआ था। स्पष्टतः वह पृथ्वी तत्व विशेषज्ञ थे। वे तीनों एक साथ अयान की ओर दौड़े। यद्यपि अयान को 10 लोगों ने घेर रखा था, फिर भी मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई मनुष्यों के बीच लड़ाई से बहुत अलग थी। मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के मार्शल आर्ट कौशल आमतौर पर एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करते थे। यदि 10 लोग एक साथ आगे बढ़े तो अयान को मारने से पहले ही वे गलती से घायल हो जाएंगे। एक व्यक्ति पर हमला करने के लिए 3 लोगों का एक साथ काम करना पहले से ही उनके सहयोग की सीमा थी। यदि वहां एक भी व्यक्ति और होता तो वे कुछ भी करने में असमर्थ होते और यह अच्छा नहीं होता। राजेश ने सबसे पहले अयान पर हमला किया। उसकी तलवार की रोशनी काली जहरीली गैस थी। इससे पहले कि तलवार की रोशनी अयान पर पड़ती, अयान को पहले ही एक बुरी बदबू आ चुकी थी। अयान ने लगातार 3 यांग फ्लेम सेबर तकनीकों में से पहली चाल का प्रयोग किया। 3 ज्वाला कृपाण रोशनियों ने तुरंत आकार ले लिया और उन्होंने ब्राइट मून को शीघ्रता से दूर धकेल दिया। उधर उसके पीछे खड़े कुकरलाल शेर विशेषज्ञ ने अयान की पीठ पर जोरदार मुक्का मारा। इस प्रहार में असीम शक्ति समाहित थी। मुट्ठी स्टील से बनी थी और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। अयान ने पीछे की ओर वार किया और कुकरलाल शेर विशेषज्ञ की मुट्ठी पर प्रहार किया। एक धमाके के साथ बड़ी मात्रा में लपटें निकलने लगीं। दुर्भाग्य से कुकरलाल शेर विशेषज्ञ भी मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था और उसने अयान के क्षेत्र पर अत्यंत स्पष्ट नियंत्रण कर लिया था। कृपाण मुट्ठियों की इस टक्कर ने वास्तव में अयान को 5 मीटर ऊपर क्षैतिज रूप से उड़ा दिया, जबकि कुकरलाल शेर विशेषज्ञ ने केवल अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाया। दूसरी ओर आदि अराजकता संप्रदाय के विशेषज्ञों ने पहले ही हमला कर दिया था। उसके हाथों में पंजे बन गए और वे जल्दी ही बर्फ से ढक गए। बर्फ वास्तव में गहरे बैंगनी रंग की थी। अयान ने पलटकर उस पर वार किया, लेकिन उसे प्रिमोडियल कैस संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने पकड़ लिया। ड्रैगन ब्लड सेबर तुरंत जम गया और बैंगनी बर्फ अयान की दाहिनी बांह की ओर तेजी से फैल गई। अयान ने बर्फ की धार छोड़ दी और आदि अराजकता संप्रदाय विशेषज्ञ की भौहों के बीच के स्थान की ओर इशारा किया। उसने देखा कि आग की एक तेज किरण पागलों की तरह आदि अराजकता संप्रदाय के विशेषज्ञ पर बरस रही थी और उसे बाहर धकेल रही थी। साधना क्षेत्र में भारी अंतर के कारण अयान की उंगली की शक्ति आदि अराजकता संप्रदाय के विशेषज्ञों की युआन क्यूई रक्षा को भेदने में विफल रही, लेकिन यह उसकी ठंड को जलाकर आदि अराजकता संप्रदाय के विशेषज्ञों के माथे पर एक चौंकाने वाला जलन का निशान छोड़ गई। धमाका। जैसे ही अयान की उंगली आदिम अराजकता संप्रदाय विशेषज्ञ से टकराई, कुकरलाल शेर विशेषज्ञ ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने चाबुक जैसे पैर को अयान की कमर पर घुमाया। स्टील का चाबुकनुमा पैर बहुत शक्तिशाली था, जिससे अयान की केवल एक पसली टूटी और उसके मुंह से खून निकला। अयान तो और भी अधिक क्रूर था। उसका पूरा शरीर चाबुक के पैर से मुड़ गया था और वह वास्तव में कुकरलाल शेर विशेषज्ञ के दाहिने पैर की रक्षा के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग करने में सक्षम था। कुकरलाल शेर विशेषज्ञ को करीब खींच लिया और फिर अपनी हथेली को कुकरलाल शेर विशेषज्ञ के पेट में पटक दिया। इस बार वेइटुओ पाम को उसके शरीर के करीब छोड़ा गया। अयान की हथेली कुकरलाल शेर एक्सपर्ट के पेट पर मजबूती से टिकी। वेइटुओ की भयानक हथेली की शक्ति ने कुकरलाल शेर विशेषज्ञ के शरीर को छेद दिया। कुकरलाल शेर विशेषज्ञ की पीठ ऊपर की ओर उभर आई और लगभग पारदर्शी युआन की हुई हथेली उसकी पीठ से बाहर निकल आई। उनकी हथेली की शक्ति अदृश्य थी और उसमें बहुत तीव्र भेदन शक्ति थी, लेकिन जिस तरह से तलवार ने उनके शरीर को भेद दिया था, उसके विपरीत कुकरलाल शेर विशेषज्ञ के लिए खूनी छेद खोलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी कुकरलाल शेर एक्सपर्ट के पेट पर 2 इंच का हथेली का निशान बना दिया गया। कुकरलाल शेर विशेषज्ञ ने खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। उसके आंतरिक अंग पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। जैसे ही यह व्यक्ति जमीन पर उतरा, उसने अपनी आभा को समायोजित करने के लिए तेजी से अपनी ऊर्जा प्रसारित की। उसके बाईं ओर 10 मीटर की दूरी पर आदि अराजकता संप्रदाय का विशेषज्ञ भी अपनी युआन क्यूई प्रवाहित कर रहा था और उसकी चोटों का उपचार कर रहा था।
हालांकि जैसे ही उन दोनों को खदेड़ा गया, दो अन्य 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञ तुरंत अपनी जगह बना लेंगे। दूरी पर मूल वापसी के 5वें और 6ठे स्तर पर साधकों की खोपड़ी सुन्न हो गई जब उन्होंने ये देखा। आखिर वह लड़का कैसा राक्षस है। अपने चौथे स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म के साथ वह 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अरे क्या ये बिजली के मेरिडियन की ताकत है। उसकी विस्फोटक शक्ति बहुत भयावह है। वह वास्तव में 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञ की सुरक्षा को तुरंत भेद सकता है। मत भूलिए, 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग दायरे में अभी भी दायरे का दमन है। सभी को लगा कि युद्ध के मैदान में जो कुछ हुआ वह कल्पनीय था। यह उनकी समझ के दायरे से बाहर था। बिजली मध्याह्न विशेषता, नौ पवित्रता, ब्रह्मांड कौशल, महान स्वतंत्रता शास्त्र, शुद्धिकरण शास्त्र और सूर्य देव कौशल सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। ये वास्तव में ये मार्शल आर्ट ही थे जिन्होंने अयान को हर समय अदृश्यता प्रदान की, जिससे अयान अकेले ही नायकों से लड़ सकता था। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य देव कौशल। यद्यपि अयान ने सूर्य को संयमित नहीं किया, इसका अर्थ यह नहीं था कि उसने सूर्य देव कौशल का अभ्यास व्यर्थ में किया था। ये बदमाश अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है, अब और नहीं टिक सकता। राजेश हमेशा पैडलिंग करता रहता था। वह सिर्फ अयान को परेशान करने का सही अवसर ढूंढना चाहता था और अयान से सीधे लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। केवल अन्य 3 सेनाओं ने ही इतनी मेहनत की क्योंकि उनके साथी अयान द्वारा मारे गए थे। मेरी बात सुनो, राजेश, यान चिल्लाया, उस छोटे कमीने जिसका नाम जियांग है। यदि तुम हमारी सुरक्षा को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने साधना क्षेत्र के दमन में आई कमजोरी की भरपाई के लिए अधिक युआन क्यूई खर्च करना होगा। खासकर जब से वह लगातार युआन क्यूई को उस छोटी कुतिया रितिका के पास भेज रहा है। चलो उसे खा लें। ये समझ आता है। आइए पहियों पर लड़ें, प्रिमोडियल कैस संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने कहा। अयान के दिमाग में दुश्मन को हराने का एक तरीका जल्दी से सूझ गया। अत्याचारी शरीर बिजली शरीर अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अयान के वर्तमान क्षेत्र में शक्ति में 5 गुना वृद्धि का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अकेले ताकत निश्चित रूप से जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। थंडर गॉड सील भी अच्छा नहीं था। यद्यपि यह महान मारक चाल सबसे शक्तिशाली थी, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद युआन क्यूई की कमी हो जाती थी। उस समय यदि रितिका ने अपना युआन क्यूई समर्थन खो दिया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। अवतार छाप का उपभोग बहुत ही चौंकाने वाला था तथा इसका उपयोग करना भी असंभव था। अंततः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अयान के बहुत सारे दुश्मन थे, अन्यथा उसे इतना बंधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय आकाश में छाए काले बादल अचानक थोड़ा सा छंट गए। काले बादलों के बीच से पूर्णिमा का चांद निकल आया। पूर्णिमा की चमकदार रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, जिससे युद्ध के कारण खाली जगह रोशन हो रही थी। इसके तुरंत बाद एक अजीब दृश्य सामने आया। 1 मील के भीतर घास बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन चांदनी रात में एक पुराना पेड़ हवा में चमक रहा था। उस प्राचीन वृक्ष पर 5 बैंगनी सुनहरे फल लटक रहे थे, जिनमें से प्रत्येक अखरोट के आकार का था। दानव मूल फल वृक्ष प्रकट हुआ है। सभी ने एक स्वर में जयकार की। जल्दी से इसे छीन लो। काल भेड़िया छाया के हत्यारे दानव मूल फल वृक्ष के सबसे करीब थे। 7वें स्तर के गुई युआन हत्यारे ने चिल्लाकर कहा, उस बदमाश को भूल जाओ। चलो एक साथ चलें और दानव मूल फल छीन लें। अगर हम आज चूक गए तो हमें फलदार वृक्ष के दोबारा आने के लिए 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अयान पर ध्यान देने का समय किसके पास था? वहां केवल 5 दानव मूल फल थे। सभी को डर था कि काला भेड़िया छाया आगे निकल जाएगा। एक क्षण के लिए मूल रिटर्न के 7वें स्तर के 10 विशेषज्ञ एक ही समय में मूल फल वृक्ष की ओर दौड़े। गति के मामले में अयान से तेज कौन हो सकता है? चूंकि वह पहले ही एक बार शून्य पत्थर का उपयोग कर चुका था, इसलिए यदि वह कम समय में दूसरी बार इसका उपयोग करता तो उसे चिंता थी कि उसकी चोटें बहुत गंभीर हो जाएंगी और वह कोमा में चला जाएगा। इस प्रकार उसने दांत पीसकर रितिका को गले लगाया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। अन्य 10 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ भी आश्चर्यजनक रूप से तेज थे। 10 अलग अलग रंगों की परछाइयां दानव मूल फल वृक्ष की ओर बढ़ीं। अयान वास्तव में फल के पेड़ के पास पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उसने एक दानव मूल फल पकड़ा और बिना अपना सिर घुमाए वह जल्दी से चमक उठा, इस जगह से भागना चाहता था। हालांकि वह तेज था, लेकिन अन्य लोग भी धीमे नहीं थे। इतनी तीव्र गति में दोनों पक्षों के बीच अंतर केवल एक पल का था। अयान सबसे पहले दानव मूल फल लेने वाला था और राजेश लगभग उसी समय दूसरा व्यक्ति था जिसने इसे उठाया। काला भेड़िया छाया के लोगों ने तीसरा फल उठाया, जबकि आदि अराजकता संप्रदाय और कुकर लाल शेर के लोगों ने एक साथ एक ही दानव मूल फल पर अपने हाथ रखे। अंतिम दानव मूल फल को एक अन्य आकाश दानव संप्रदाय के 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ हुन्युवान संप्रदाय, कुकर लाल शेर, काला भेड़िया छाया और अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अन्य दो की गति थोड़ी धीमी थी और उन्हें एक भी फल नहीं मिला। उन दोनों ने तुरंत अयान पर भयंकर सार तलवारें चला दी। अयान के फ्लैश स्टेप्स एक सीधी रेखा में चलते थे और सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसकी दूरी की एक सीमा थी। एक बार उठाया गया कदम अधिकतम 500 मीटर तक ही बच सकता है। जब वह 500 मीटर की दूरी पर उतरता तो एक क्षण के लिए विराम हो जाता। यदि अयान को परवाह नहीं होती तो वह निश्चित रूप से अपने पीछे लगी तलवार से पकड़ा जाता।
असहाय होकर अयान केवल बलपूर्वक फ्लैश शैडो स्टेप से बाहर कूद सका। यह मेरा है। बकवास। जल्दी से छोड़ो, ये फल मेरा है। जल्दी करो और छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। 4-7वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार एक दानव मूल फल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उन चारों में से कोई भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने को तैयार नहीं था। किसने सोचा होगा कि इस बल से एक दानव मूल फल एक कश से टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। वे चारों अचंभित रह गए। बेवकूफ, बेवकूफ, राजेश ने गुस्से में गाली दी। 4-7वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकारों को भी अपने दिल में बेहद अफसोस हुआ, लेकिन उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उनके दिलों में भरे भारी लालच ने उन्हें तुरंत निकटतम दानव मूल फल पर निशाना साधने के लिए प्रेरित किया। दानव मूल फल के लिए आदि अराजकता संप्रदाय और कुकर लाल शेर संप्रदाय के लोगों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। वे दोनों पहले भी 10 से अधिक बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके थे। 4-7वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञों ने बहुत पहले ही अपनी तर्कसंगतता खो दी थी और जल्दी से उन दोनों पर अपने युआन क्यूई को गोली मार दी। आदिम अराजकता संप्रदाय के लोग आदिम अराजकता संप्रदाय के लोगों को पीटने गए, जबकि आदिम अराजकता संप्रदाय के लोगों ने आदिम अराजकता संप्रदाय के लोगों को पीटा। वहां काला भेड़िया छाया और स्वर्गीय शैतान धर्म के विशेषज्ञ भी थे, जो संकट के समय मछली पकड़ रहे थे और एक ही समय में दोनों शिविरों पर हमला कर रहे थे। जल्दी करो और रुको, क्या तुम मूर्ख अब भी एक दानव मूल फल को नष्ट करने जा रहे हो? राजेश गुस्से से पागल होने वाला था। एक अराजक लड़ाई के बाद उनमें से कुछ को एक दूसरे से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक जोरदार आवाज के साथ दानव मूल फल एक अदृश्य उंगली बल द्वारा छीन लिया गया और अयान के हाथों में आ गिरा। अच्छा नहीं है, उस बदमाश ने 2 दानव मूल फल प्राप्त किए हैं। जल्दी से उन्हें छीन लो। सभी लोग आगे बढ़े। हेयर यू गो, अयान ने उससे हाथ मिलाया और 2 फल दूर फेंके। उन लोगों को अयान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे केवल दानव मूल फल चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अयान को दानव मूल फल को दूर फेंकते देखा तो वे भूखे भेड़ियों की तरह पागलों की तरह उन 2 फलों का पीछा करने लगे। काला भेड़िया छाया किलर, जिसने राक्षस मूल फल प्राप्त किया था, ने तुरंत निर्णय लिया और फल को अपने मुंह में भर लिया तथा आकाश में उड़ रहे 2 फलों का पीछा करने लगा। जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। राजेश की तलवार कट गई। काली तलवार की रोशनी ने काला भेड़िया छाया हत्यारे का पीछा किया। काला भेड़िया छाया हत्यारे को यह उम्मीद नहीं थी कि दूर से एक चमकता हुआ चांद उसे घूर रहा है। वह अचानक से चौंक गया और उसकी तलवार से वार किया गया, जिससे वह चमकते चंद्रमा की तलवार की रोशनी से टकरा गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और गोलाकार आघात तरंग फैल गई। जबरदस्त आघात तरंग के कारण काला भेड़िया छाया हत्यारे के मुंह से खून निकल आया तथा वह जितने भी फल निगलने वाला था वे सब बाहर थूक दिए गए। जहां तक फल की बात है, वह एक तेज आवाज के साथ बाहर उड़ गया और वास्तव में अयान ने अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली से उसे छीन लिया। दूरी पर कई विशेषज्ञों ने पहले ही उड़कर आए 2 दानव मूल फलों को पकड़ लिया था, लेकिन जब उन्होंने उन्हें नजदीक से देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। यह क्या है? दोनों फल दानव मूल फल के समान आकार के थे, लेकिन वे दानव मूल फल नहीं थे। बिजली फटने वाला फल, अरे तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। आदि अराजकता संप्रदाय के विशेषज्ञ गुस्से से चिल्लाए। अयान ने एक बार काले तीखे दानव वन में वज्र विस्फोट वाले फलों का एक गुच्छा तोड़ा था, लेकिन फलों की शक्ति सीमित होने के कारण अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वे हमेशा उन्हें अपने साथ उसके और मिस रुयान के साहसिक कारनामों की स्मृति चिन्ह के रूप में रखते थे। किसने सोचा था कि आज सबसे बेकार बिजली फटने वाला फल काम आएगा? गड़गड़ाहट। दोनों वज्रफल एक साथ फट गए, जिससे आग की लहर उत्पन्न हो गई। वे विशेषज्ञ बिना किसी चोट के आग की लहर से बाहर निकल आए और सभी अयान की ओर क्रूरतापूर्वक झपट पड़े। अयान जानता था कि वह निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक सोने की रस्सी फेंकी। रस्सी एक कीमिया जेल में बदल गई, जिसने अयान और रितिका को अंदर से कसकर जकड़ लिया। कई विशेषज्ञों ने घेर लिया और हमला किया। युआन क्यू ने एक के बाद एक अल्कमी सेल पर बमबारी की, लेकिन वे अल्कमी सेल की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ रहे। उसे घेर लो, उसे भागने मत दो, उसके हाथ में 3 दानव मूल फल हैं। राजेश जब बोल रहा था, उसका मुंह जोर जोर से चबा रहा था। वहां केवल 5 दानव मूल फल थे। एक नष्ट हो गया, एक राजेश ने छीन लिया और बाकी 3 अयान के हाथों में थे। कीमिया जेल की रक्षात्मक शक्ति उपयोगकर्ता की ताकत पर निर्भर करती थी। ओरिजिन रिटर्न के चौथे स्तर पर अयान की ताकत के साथ ओरिजिन रिटर्न के 7वें स्तर पर 10 विशेषज्ञों की अंधाधुंध बमबारी के तहत कीमिया जेल को 10 सेकंड से भी कम समय में तोड़ दिया जाएगा। इस समय कीमिया जेल पहले से ही विकृत होना शुरू हो गई थी और यह किसी भी समय टूट सकती थी। अयान भी निर्दयी था। उन्होंने सीधे तौर पर सफेद ज्वाला बिजली की कीमती शक्ति जारी की। कीमिया जेल तुरंत सफेद बिजली से चमक उठी और इसकी रक्षात्मक शक्ति कुछ स्तरों तक बढ़ गई। रितिका, आओ। अयान ने रितिका के शरीर को पकड़ लिया और उसके मुंह में एक फल थमा दिया। हालांकि रितिका का विष बहुत हिंसक था। वह केवल खून की उल्टियां कर रहा था और अर्ध कोमा में था। अयान निर्दयी था। उसने दानव मूल फल को अपने मुंह में ठूंस लिया। इसे चबाने के बाद उसे स्त्री पुरुष के बीच के अंतर की कोई परवाह नहीं रही। उसने रितिका को चूमा, टूटे हुए दानव मूल फल को उसके मुंह में डाल दिया और फिर अपने युआन क्यूई का उपयोग करके फल को उसके पेट में धकेल दिया।
नहीं, 7वें स्तर के कई मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञ गुस्से से चिल्लाए। अयान, तुम्हारी हिम्मत है। अंतिम 2 दानव मूल फल सौंप दो। अगर तुमने इन्हें खाने की हिम्मत की तो हम तुम्हें जिंदा ही छील देंगे। राजेश ने अयान की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया। अयान ने लोगों की ओर देखा और कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर मैं फल भी तुम्हें दे दूं तो भी तुम मुझे जाने नहीं दोगे। नहीं, नहीं, नहीं। जब तक तुम फल मुझे सौंप दोगे, मैं तुम्हें अवश्य जाने दूंगी। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूं। राजेश के शरीर में फल शक्ति पहले से ही काम करना शुरू कर चुकी थी। वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और फल को परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना को प्रसारित करने लगा। अयान के साथ बातचीत करना नहीं भूला। अयान ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तो बस अपनी जान की भीख मांग रहा हूं। तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? बोलते समय अयान ने एक दानव मूल फल अपने मुंह में ठूंस लिया और चबाना शुरू कर दिया। खाना बंद करो, खाना बंद करो। कुकर लाल शेर संप्रदाय के विशेषज्ञों में से एक ने कीमिया जेल में लेटकर कड़वाहट से विनती की, आपने एक खा लिया, रितिका ने एक खा लिया और हमारे लिए एक छोड़ दिया। अब और मत खाओ। ये देखकर कि अयान ने 2 दानव मूल फलों को मार दिया था, उसका दिल चाकू की तरह दर्द करने लगा। अयान ने जब दानव मूल फल निगल लिया तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा है और उसकी युआन की ताकत, सहनशक्ति और मानसिक स्थिति में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा ये गति अत्यंत तेज थी। 30 सेकंड से भी कम समय में अयान को लगा कि वह अपनी चरम स्थिति में लौट आया है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर लगी गंभीर चोटें भी बिना उसकी जानकारी के गायब हो गईं। हालांकि अयान बहुत होशियार भी था। वह जानता था कि उसकी श्वेत ज्वाला बिजली जलाने की शक्ति सीमित है, इसलिए वह इसका प्रयोग केवल तभी करेगा जब अन्य लोग कीमिया जेल पर हमला करेंगे। जब वे मार्शल कलाकार कीमिया जेल पर हमला नहीं करते थे तो वह लंबे समय तक टिकने के लिए बिजली जलाने की शक्ति को रोक देता था। ये वास्तव में एक चमत्कारी प्रभाव है। अयान बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से रितिका की ओर देखा। रितिका ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी सफेद आंखों पर लगे हरे धागे, जो लगभग पूरी तरह फैलने ही वाले थे, वास्तव में नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। अच्छा भाई, रितिका ने कमजोरी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, क्या तुमने अभी मुझे चूमोगी? अयान का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से रितिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, ये वास्तव में आग्रह का विषय है। ये निर्णय मैं ही ले सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप नाराज नहीं होंगे। रितिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कमजोरी से कहा, मुझे अपने शरीर में बहुत ठंडक महसूस हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे आंतरिक अंग और हर छिद्र पानी से धुल गए हों। मैं इतना साफ कभी नहीं रहा। अयान ने खुश होकर कहा, खैर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर आपके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों का क्या होगा? रितिका ने कहा, ऐसा लगता है कि ये जहर सिकुड़कर एक गेंद के आकार में आ गए हैं और निष्क्रिय हो गए हैं। ये सुनकर अयान अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। उसने अभी तक जहर नहीं निकाला था, बस जहर को हाइबरनेट करें। ऐसा प्रतीत होता है कि हरे ज्वाला विष को 30,000 वर्ष पुराने दानव मूल फल की शक्ति का पता था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से रितिका को नष्ट करना छोड़ दिया और एक गेंद में सिकुड़ने का विकल्प चुना। क्या जहर वास्तव में सचेत था? यह अविश्वसनीय है। आओ, ये भी खाओ। अयान ने अंतिम दानव मूल फल रितिका के सामने रख दिया। नहीं, कई मार्शल कलाकार चौंक गए और जल्दी से उसे रोक दिया। अयान ने उन लोगों की ओर उदासीनता से देखा और कहा, क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम मुझ पर हमला करो? क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम रितिका के साथ चालें चलो? भाड़ में जाओ। मैंने ये दानव मूल फल चुरा लिया। मैं इसे जिसे चाहूं खाने को दे सकता हूं। भले ही मैं इस दानव मूल फल को तोड़ दूं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उस समय स्थिति गंभीर थी। अयान का गुस्सा करने का भी मूड नहीं था। वह सिर्फ रितिका को वापस लेना चाहता था। अब जब रितिका की हालत में सुधार हो गया था तो अयान का दिल गुस्से से भर गया जब उसने सोचा कि पहले क्या हुआ था। जियान, भाई अयान, ये सब गलतफहमी है। राजेश ने जल्दी से समझाया, अगर बैजी न होता, वह बदमाश जो खुद को होशियार समझता है, तो हम क्यों लड़ते? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तुमने पहले ही बैजी को मार डाला है। वह बदमाश मरने लायक है। आप हमें दोष नहीं दे सकते। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जब आदि अराजकता संप्रदाय के अन्य साधकों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत ही काम छोड़ दिया। राजेश ने पलटकर जल्दी से आदि अराजकता संप्रदाय के लोगों को आंख मारी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पहले अयान को स्थिर करना होगा। आने और खाओ। अयान ने उनकी उपेक्षा की और रितिका के मुंह में दानव मूल फल भेज दिया। रितिका मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। हालांकि ये दानव मूल फल अद्भुत है, फिर भी यह हरे अग्नि जहर को ठीक करने में असमर्थ है। मेरे लिए जितना संभव हो सके उतना खाना बेकार होगा। यदि आप इसे स्वयं खाएंगे तो यह आपकी मार्शल आर्ट शक्ति के लिए बहुत सहायक होगा। लेकिन अयान ने अभी लेकिन कहा ही था कि उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में युआन क्यूई की कई किस्में बेकाबू हो गई हैं। अयान झट से पालथी मारकर बैठ गया। इसके तुरंत बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी जीवन शक्ति तुरंत समाप्त हो गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका राज्य बढ़ने वाला था। अयान का दिल धड़क उठा। इस समय वह पहले से ही मूल वापसी के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी साधना मूल वापसी के चौथे स्तर के मध्य चरण की ओर बढ़ रही थी।
युआन क्यूई वास्तव में घाटे में नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र अचानक फैल गया था और युआन क्यूई अपर्याप्त लग रहा था। अयान ने इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। जब उनकी खेती का स्तर बढ़ा तो उन्होंने सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए खेती की विधि अपनाना उचित समझा। अतीत में अयान ने तेजी से आगे बढ़ने के लिए थंडर के 9 परिवर्तनों का उपयोग किया था, लेकिन इस बार ये दिव्य बिजली की शक्ति को अवशोषित करने के लिए नहीं था, इसलिए इसे बदलना पड़ा। सूर्य देव तकनीक, नौशुद्धता ब्रह्मांड कौशल, महान स्वतंत्रता शास्त्र और मज्जा सफाई शास्त्र सभी सर्वोच्च तकनीकें थीं। हालांकि नौशुद्धता ब्रह्मांड कौशल एक मार्शल कलाकार के साधना स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी तकनीक थी। ये सभी पहलुओं में एक मार्शल कलाकार की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये सोचते हुए अयान ने तुरंत दानव मूल फल के औषधीय प्रभावों के साथ समन्वय करने के लिए नौशुद्धता ब्रह्मांड कौशल को प्रसारित किया। जैसे जैसे साधना तकनीक प्रचलित हुई, अयान को महसूस हुआ कि उसके सुधार की गति अचानक धीमी हो गई है। यद्यपि उसकी गति कम हो गई थी, फिर भी वह और भी ठोस हो गया था। मार्शल आर्ट की नींव कितनी महत्वपूर्ण है। संभवतः हर मार्शल कलाकार स्पष्ट है। नींव जितनी मजबूत होगी, वे उतनी ही आगे जा सकेंगे और उनकी ताकत भी उतनी ही अधिक होगी। कुछ मार्शल कलाकारों ने अपने साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने साधना क्षेत्र को अत्यधिक ऊंचा कर दिया, जिसके कारण उनकी मार्शल दांव नींव अस्थिर हो गई। इसलिए उन्हें अपने मार्शल दांव पथ पर और भी अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उनकी ताकत इतनी कमजोर थी कि वे ठोस नहीं हो सकते थे। इस प्रकार का व्यक्ति आमतौर पर उसी साधना क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बीच सबसे कमजोर अस्तित्व था। वे केवल उन लोगों को ही धमका सकते थे जो उनके अपने साधना क्षेत्र से निम्न स्तर के थे। यह एक इमारत बनाने जैसा था। केवल जब नींव स्थिर होगी तभी इसे ऊंचा बनाया जा सकेगा, अन्यथा इमारत आधी बनकर तैयार नहीं हो पाएगी और दोबारा आई तो ढह जाएगी। जहां तक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स का सवाल है, वे केवल वर्तमान क्षेत्र को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट की नींव नहीं। अयान ने कभी भी अपने फाउंडेशन की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। अपनी नींव को और अधिक स्थिर बनाने के लिए उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी संख्या में वास्तविक लड़ाइयों से गुजरना पड़ा। इस बार भी यही सच था। वह दानव मूल फल के प्रभाव से अंधा नहीं हुआ और उसे सुखद आश्चर्य हुआ। राजेश के शरीर में दानव मूल फल का औषधीय प्रभाव भी शुरू हो गया था। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपनी साधना बढ़ाने के लिए दानव मूल फल के साथ सहयोग करने लगा। बाकी सब लोग मेरी और तुम्हारी तरफ देख रहे थे। वे गर्म बर्तन पर बैठी चींटियों की तरह बेचैन थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अयान और राजेश को दोबारा आगे बढ़ते देख वे केवल ईर्ष्या ही कर सकते थे। दानव मूल फल बहुत शक्तिशाली है। आदिकालीन अराजकता संप्रदाय के 7वें स्तर के विशेषज्ञ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, आपको अंतिम राक्षसी आदिकालीन फल प्राप्त करना ही होगा। ठीक इसी समय कुछ लोगों का एक समूह अचानक दूर स्थित खुले स्थान से जंगल की ओर आया। वे मार्शल कलाकारों का एक समूह भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बाहरी लोग थे। उनके स्वरूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे मध्य मैदानी क्षेत्र से आए होंगे। इन लोगों का राज्य सामान्यतः बहुत ऊंचा था। 10 में से 6 मूल रिटर्न के 7वें स्तर पर थे, 3 मूल रिटर्न के 6ठे स्तर पर थे और पहला वास्तव में मूल रिटर्न के 8वें स्तर पर था। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक और भोजन छीनने वाला आया। आदि अराजकता संप्रदाय के 7वें स्तर के विशेषज्ञ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां बांध लीं। यह आदिम अराजकता संप्रदाय है, हरीश। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? मध्य मैदानी क्षेत्र के लोग थोड़ा स्तब्ध थे। यहाँ इतने सारे मार्शल कलाकार क्यों हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 8वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार से सामने पूछा। ओह, मैं सेंट्रल प्लेन्स से हूँ। मेरा उपनाम मनमोहन मोहन है। मोहन ने भीड़ पर नजर डाली और पाया कि उच्चतम साधना स्तर वाला व्यक्ति मूल क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था। वह शांत हो गया और तुरंत ही उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव आ गया। मोहन ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा और फिर अयान की ओर, जो कीमिया जेल में आंखें बंद करके साधना कर रहा था। कितना शक्तिशाली पिंजरा है। ये किस प्रकार का खजाना है? उसने उत्सुकता से पूछा। हरीश और अन्य लोग मोहन की वास्तविक स्थिति को समझने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों से ही नजरें मिलाईं। यह नहीं समझ पाए कि इस बातचीत को फिलहाल कैसे जारी रखा जाए। वे निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि मोहन इस केक का एक टुकड़ा ले, लेकिन मोहन ओरिजिन रिटर्न के 8वें स्तर पर था और वह पहले से ही उच्चतम स्तर पर था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भाई मोहन पश्चिमी क्षेत्र में क्यों आए? हरीश ने पूछा। ये सुनकर मोहन तुरंत सतर्क हो गया। उसके पास खड़े 7वीं स्तर के 3 मूल लौटे साधक तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि अब हमसे सवाल पूछने की आपकी बारी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरीश तुरंत क्रोधित हो गया। वह महान आदि अराजकता संप्रदाय का शिष्य था और उसे पहले कभी इस तरह से डांटा नहीं गया था। मोहन ने जब अपने आदि अराजकता संप्रदाय का नाम सुना तो न केवल उसका सम्मान कम हुआ, बल्कि वह और भी अधिक बेईमान हो गया। आत्मसम्मान की तीव्र भावना के कारण हरीश क्रोधित हो गया। उसने सीधे युआन क्यूई का एक कतरा फेंक दिया और उस व्यक्ति पर हमला किया जिसने उसे ठंडे स्वर में डांटा था। यद्यपि यह कदम गुस्से में उठाया गया था, फिर भी हरीश ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। वह अभी भी मोहन से थोड़ा डरता था। आक्रमण करना।
मोहन ने अपनी भौहें उठाईं और उसे एक कदम आगे बढ़ते देखा। उसके हाथ में मौजूद युआन क्यूई संघनित हो गई और उसने हरीश के युआन क्यूई हमले पर एक हथेली से प्रहार किया। हालांकि इस झड़प में मोहन को अचानक खून की उल्टी हुई और वह पीछे की ओर उड़ गया। हरीश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपनी शक्ति का केवल 5 भाग ही लगाया था और मोहन, जो कि मूल वापसी के 8वें स्तर पर था, उसे पकड़ने में असमर्थ था। हालांकि राजेश अभी भी खेती कर रहा था, लेकिन उसने स्थिति में हो रहे बदलावों पर नजर रखी और हंसने लगा। राजेश युआन ने कहा, भाई शी युआन, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति है। डरने की कोई बात नहीं है। मार्शल कलाकारों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यदि कोई साधना को शक्ति के रूप में नहीं गिनता, तो उन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है: असाधारण रूप से खराब योग्यता, औसत योग्यता, थोड़ा प्रतिभाशाली, मजबूत शक्ति, प्रतिभा, भूत प्रतिभा, स्वर्गीय अनुदध्य प्रतिभा, अद्वितीय विशेषज्ञ इत्यादि। इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत स्पष्ट था और इसे स्पष्ट रूप से ढूंढना आसान नहीं था। ये केवल एक सामान्य श्रेणी ही दे सकता है। हालांकि ये निश्चित था कि यद्यपि मोहन का क्षेत्र काफी ऊंचा था, उसकी ताकत औसत दर्जे की थी और वास्तव में उसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। ये तो कूड़े का ढेर है। हरीश ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसे रोको, मोहन घबराकर चिल्लाया। मोहन के पीछे पीछे 3 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकारों ने एक ही समय में उसका स्वागत किया। हरीश की युआन क्यू गहरे बैंगनी रंग के बर्फ में संघनित हो गई। उसने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कल्टीवेटर से भिड़ गया। 7वें स्तर के उस मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार को तुरंत जमीन पर बर्फ के टुकड़ों में पीटा गया। इसके तुरंत बाद हरीश का चेहरा चमक उठा और उसने 2 थप्पड़ मारे। अंतिम 2 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार अपनी प्रतिक्रिया में बहुत कमजोर थे। वे ये भी नहीं देख सके कि हरीश कहाँ है, इसलिए वे एक के बाद एक बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। मोहन को इतना धक्का लगा कि वह उछल पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भाई लियू, उसे मत मारो, उसकी जान बख्श दो, मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, राजेश चिल्लाया। हरीश पहले ही मोहन का पीछा कर चुका था और उसे मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसने राजेश को ये कहते सुना तो उसने युआन क्यूई की एक कतरा छोड़ी और मोहन को पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब मोहन को वापस लाया गया तो वह जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा। भाई राजेश, ये व्यक्ति मुझसे एक हथेली भी नहीं ले सकता। ऐसा कचरा रखने का क्या फायदा है? हरीश ने हैरान होकर पूछा। राजेश ने हंसते हुए कहा, इसे अयान के लिए बचा कर रखो। हरीश दंग रह गया और अन्य मार्शल आर्टिस्ट भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हरीश ने उत्सुकता से पूछा, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो अयान के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते? यह मोहन तो एक कूड़ा है और वह अयान से अकेले ही निपट सकता है। ये टूट गया। रितिका परी विलक्षण थी और उसने तुरंत समस्या के बारे में सोचा। राजेश मुस्कुराया और बोला, भैया हर्ष इस बार उलझन में है। हम कम समय में अयान को नहीं मार पाएंगे, लेकिन मोहन ऐसा कर सकता है। असंभव। हरीश ने अपना सिर हिलाया, उसके साथ उसने शायद अयान से भी कदम उठाया है। अयो! हरीश ने अपना माथा थपथपाते हुए कहा, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। भाई राजेश वाकई होशियार है, ये तो राजदमन है। ये सुनकर अयान का दिल धड़क उठा। मोहन वास्तव में कूड़ा था, लेकिन उसके पास मूल रिटर्न का 8वां स्तर था। अयान वास्तव में मजबूत था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसकी साधना का आधार बहुत कम था। बाकी सब लोग खुशी से चिल्ला उठे। राजेश युआन ने कहा, सभी ने पहले ही इस पिंजरे पर हमला कर दिया है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ समझ है। वह पिंजरा अयान की अपनी ताकत पर आधारित होना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा मजबूत हो सके। हम इसे तोड़ नहीं सकते, इसका कारण यह है कि हमारी ताकत अपर्याप्त है। लेकिन मोहन के पास एक ऐसा क्षेत्र दमन है जो अयान के 4थे स्तर से भी आगे है। क्यों ना हम उसे एक बार प्रयास करने दें? आप जल्दी करो और उस पिंजरे पर मारो, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही हथेली से काट कर मार डालूंगा, हरीश ने धमकी दी। मोहन कैसे आज्ञा न मानता। वह कांपते हुए आगे बढ़ा और अपनी हथेली से कीमिया जेल पर थपकी दी। एक भिनभिनाहट के साथ कीमिया जेल वास्तव में क्षैतिज रूप से कई मीटर ऊपर तक पटक दी गई। यहां तक कि पिंजरे पर लगी सुनहरी रेलिंग भी मुड़ी हुई थी। आशा के अनुसार हरीश बहुत खुश हुआ। उनके कुछ विशेषज्ञों ने पिंजरे पर हमला किया, लेकिन परिणाम ओरिजिन रिटर्न के 8वें स्तर पर कचरे के टुकड़े के समान अच्छे नहीं थे। ठीक है, हरीश ने प्रशंसा करते हुए कहा, मोहन, इस पिंजरे को तोड़ने में हमारी मदद करो। उस समय मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर मोहन तुरंत उत्साहित हो गया और जल्दी से बोला, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास अवश्य करूंगा। कृपया निश्चिंत रहें, स्वामी। ये छोटा सा पिंजरा तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, मोहन ने अपनी युआन क्यूई को अपने दाहिने पैर पर केंद्रित किया और पिंजरे पर लात मारी। उसने पिंजरे को लात मारकर 10 मीटर पीछे फेंक दिया। एक सुनहरी रेलिंग तुरंत टूट गई। हरीश बहुत तेज था और उसने टूटी रेलिंग की ओर अपना हाथ बढ़ाया, अयान की गर्दन पकड़ना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ दरार में प्रवेश कर पाता, एक भिनभिनाने वाली ध्वनि गूंजी और वह सुनहरे प्रकाश की एक परत से वापस उछल पड़ा। भाई लियू, चिंता मत करो, राजेश युआन ने कहा, यह पिंजरा समग्र रक्षा है।
भले ही रेलिंगों में से एक टूट गई हो, फिर भी इसकी सभी सुरक्षाएं नहीं टूटी हैं। मोहन को लड़ना जारी रखना चाहिए। इस समय अयान का क्षेत्र धीरे धीरे मूल प्रत्यावर्तन क्षेत्र के अंतिम चौथे स्तर तक पहुंच गया था, अभी तक अंतिम महाक्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। असहाय होकर अयान केवल बिजली की शक्ति ही छोड़ सका। पिंजरे पर बिजली चमक उठी। मोहन ने पिंजरे पर फिर अपनी हथेली से प्रहार किया। इस बार पिंजरा केवल 1 मीटर ही पीछे गया था। अयान ने आह भरी। यद्यपि बिजली की शक्ति शक्तिशाली थी, फिर भी वह अब जंगली नहीं थी। जब तक बिजली की शक्ति उसके द्वारा अवशोषित की जाती रहेगी, तब तक उसकी अपनी शक्ति भी उसके दायरे द्वारा सीमित रहेगी। सौभाग्यवश ये ताकत काफी मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि मोहन कुछ समय तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लड़ाई जारी रखो, हरीश ने गुस्से से कहा। मोहन चौंक गया और उसने तेजी से पिंजरे पर हमला जारी रखा। वह जिस भी हथेली पर प्रहार करता, अयान की बिजली की शक्ति का एक हिस्सा नष्ट हो जाता। अयान केवल अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समय का लाभ उठा सकता था तथा आशा कर सकता था कि मोहन के पिंजरे को तोड़ने से पहले वह अपने साधना क्षेत्र को मूल वापसी के 5वें स्तर तक बढ़ा लेगा।